पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की अगर एनाटमी की बात करें तो ये हमारे पास खाकी कलर्ड ग्लैंड्स होते हैं, ओवल इनकी शेप होती है। इनका साइज़ जो होता है ये 6 मिलीमीटर तक जा सकता है। 4 होते हैं, इनका जो वेट होता है 30 से 50 मिलीग्राम तक होता है और 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं। अगर सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की बात करें तो ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे होते हैं। इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की बात करें तो ये हमारे पास लोअर पोल ऑफ द थायराइड है, वहाँ पर होते हैं। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्रिकॉइड कार्टिलेज पर, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोअर पोल ऑफ थायराइड पर। अब जो सुपीरियर वाले हैं दे आर यूजली पोस्टीरियर टू द नर्व, ठीक है, नर्व के ये पीछे होते हैं। और जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है दे आर एंटीरियर टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये नर्व के आगे होते हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो इनकी ब्लड सप्लाई आती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। और अगर हम इंफीरियर थायराइड आर्टरी को ट्रेस करते जाएं, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो अच्छी तरह इसको सप्लाई कारी होती हैं। सो अगर हम इसी इंफीरियर थायराइड आर्टरी को ट्रेस करते जाएं तो हम पैराथायरॉयड ग्लैंड तक पहुंच सकते हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर चीफ सेल्स होते हैं जो कि पैराथॉर्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं और ये प्रीडोमिनेंट होते हैं। उसके अलावा ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फैट वगैरह होते हैं। फंक्शन की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड या जो हार्मोन है उसका फंक्शन यही है कि वो पीटीएच सिक्रीट करता है और पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज करता है। किस तरह कर सकता है? 3 डिफरेंट टारगेट्स हैं। बोन के ऊपर भी पीटीएच एक्ट करता है, किडनी के ऊपर भी करता है और गट के ऊपर भी करता है। अगर सबसे पहले बोन की बात करें तो बोन के ऊपर पीटीएच क्या करेगा, बोन की रिजॉर्प्शन करेगा, बोन को तोड़ना फोड़ना शुरू करेगा। जैसे ही बोन टूटती जाएगी तो वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो निकलते जाएंगे। अब ये बोन किस तरह टूटेगी, ये पीटीएच किस तरह एक्ट करता है? वेल, जो पीटीएच होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। यही ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन की रिजॉर्प्शन कराते हैं और ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के जो लेवल्स है वो इंक्रीज करते हैं। अब क्योंकि सब के दौरान जो है वो एल्कालाइन फॉस्फेटेज भी होता है, जाहिर है जब भी बोन फॉर्मेशन हो रही हो या बोन की रिमॉडलिंग हो रही हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो इस सब के दौरान एल्कालाइन इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो इस केस में जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो भी हमारे पास इंक्रीज करेगा और ये मार्कर है बोन की डिस्ट्रक्शन का। इसके अलावा और भी काफ़ी डिजीज़ हैं जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है, कोई परफोरेशन है, लिवर की जितनी डिजीज़ हैं। सो ये एक नॉन स्पेसिफिक सा मार्कर है और ये भी इंक्रीज होगा। तो ये तो था इसका एक्शन बोन्स के ऊपर। पीटीएच जो है बोन्स के ऊपर ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है जो कि बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट के लेवल्स सर्कुलेशन में इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा पीटीएच एक्ट करता है किडनीज के ऊपर। किडनीज के ऊपर ये किस तरह एक्ट कर सकता है? वह ये प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल के ऊपर भी एक्ट करता है और डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल के ऊपर भी एक्ट करता है। अब अगर हम बात करें कैल्शियम की तो जो डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल है वहाँ पर ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को रोकता है, एक्सक्रीट नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं। और प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल पे ये क्या करेगा, फॉस्फेट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, फॉस्फेट बॉडी के अंदर आएगा नहीं। सो इस वजह से क्या होगा, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होगी। अब ये यूं यूं क्यों कर रहा है? क्योंकि फॉस्फेट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बोन की रिजॉर्प्शन हुई है, वहाँ से भी फॉस्फेट आ गया। अगर किडनी भी एब्जॉर्ब करने लग जाएगी तो फिर तो फॉस्फेट के लेवल्स जो हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो किडनी के ऊपर इसका थोड़ा सा उलट काम है। किडनी में कैल्शियम लेके आता है और फॉस्फेट सिंपल वर्ड्स में एक्सक्रीट करता है। अगर वैसे देखें करता क्या है, तो ये कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं होने देता, इट लिमिटाइजेज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे और फॉस्फेट को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता। सो फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ाएगा, फॉस्फेट कम करेगा। ये किडनी में, बोन में क्या करेगा, रिजॉर्प्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट दोनों बढ़ाएगा। इसके अलावा थर्ड ऑर्गन हमारा इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर भी पीटीएच एक्ट करता है और वहाँ से कैल्शियम को खींच के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। सो इसका मेन फंक्शन यही है कि कैल्शियम के लेवल्स बढ़ाना, बोन से बस साथ में फॉस्फेट लेवल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो अगर बात करें हाइपर पैराथायराइडिज्म की, इट इज़ द हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स। इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। प्राइमरी में इटसेल्फ ग्लैंड के साथ मसला है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में होता क्या है कि कोई किडनीज के साथ पैथोलॉजी है, सीकेडी का पेशेंट है, जिसकी वजह से कंपनसेटरी रिस्पॉन्स शो करने के लिए
पैराथायराइड अपनी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है, और अगर हम अंडरलाइन एटियोलॉजी को ट्रीट कर लें तो हाइपर पैराथायराइडिज्म भी ट्रीट हो जाता है। और टर्शरी में क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो ऑटोनोमस हो जाता है, क्रॉनिकली स्टिमुलेट होकर काफ़ी अरसे से जब पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुए जा रहा है तो वो ऑटोनोमस हो जाता है और परसिस्टेंस सिक्रीशन करने लग जाता है, और जिसकी वजह से परसिस्टेंटली हाइपरकैल्सीमिया वगैरह होता है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ टर्शरी पैराथायराइडिज्म, और ये रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट में होता है। सो अगर बात करें प्राइमरी पैराथायराइडिज्म की तो ये किस तरह होता है, इट अराइजेज फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच हार्मोन्स, और ये होता क्यों है, दैट्स बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी इन द ग्लैंड एबनॉर्मल हो जाता है पैराथायराइड ग्लैंड, या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक लूप के अंदर, जिसकी वजह से पीटीएच जो है वो सक्रीट होने लग जाता है। इसके अलावा अगर सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म की बात करें तो उसमें होगा क्या कि पीटीएच के लेवल्स इंक्रीज होंगे, दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू सम हाइपोकैल्सीमिक स्टेट। कोई हाइपोकैल्सीमिक स्टेट हो गया, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक रीनल फेलियर है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि रीनल्स ने क्या करना होता है, विटामिन डी बनाना होता है, विटामिन डी ने कैल्शियम एब्जॉर्ब करना होता है। सो अगर रीनल्स ख़राब हो गए तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिक स्टेट हो गई है, या फिर जीआई में माल एब्जॉर्प्शन है, जीआईटी हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि विटामिन डी ने भी इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना होता है विद द हेल्प ऑफ कैल बाइंडिंग प्रोटीन। सो अगर विटामिन डी कम है या क्रॉनिक रीनल फेलियर है या जीआई माल एब्जॉर्प्शन नहीं है तो इस केस में कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के तौर पर पीटीएच के लेवल्स इंक्रीज होंगे। इसे हम कहते हैं दिस इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। और अगर हम अंडरलाइंग प्रॉब्लम या एटियोलॉजी को ट्रीट कर लें, फॉर एग्जांपल सीकेडी में ट्रांसप्लांटेशन कर लें या क्रॉनिक रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट कर लें, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर दें, तो इससे हम रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या है कि क्रॉनिकली स्टिमुलेटेड ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑटोनमस हो जाते हैं, ठीक है, फिर ये नेगेटिव फीडबैक लूप से बाहर निकल आते हैं और ये खुद ब खुद पीटीएच सिक्रीट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से परसिस्टेंट हाइपरकैल्सीमिया होता है, और इसे हम कहते हैं दिस इज़ टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। और ये जो होता है ये हमारे पास रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के अंदर होता है। अगर हम प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात करें तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, वेल कोई एडनोमा हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या कार्सिनोमा हो सकता है। कार्सिनोमा ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, जो लेस रेयर है वो हाइपरप्लेजिया है, और एडेनोमा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है 85% के अंदर। अब अगर एडेनोमा और हाइपरप्लेजिया की बात करें, एडेनोमा में हमारे पास क्या होगा कि सिक्रेटिंग नॉड्यूल होगा, ठीक है, एक मोटा सा रोड़ा निकला होगा और उसका साइज़ जो होगा वो 10 टाइम्स द साइज़ ऑफ नॉर्मल ग्लैंड, इतना ज़्यादा बड़ा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एडनोमास जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन कलर के नॉड्यूल्स होते हैं। और अगर हाइपरप्लेजिया की बात करें तो हाइपरप्लेजिया में ग्लैंड जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाइपरप्लास्टिक हो जाएगा, और उसका साइज़ जो होगा वो ट्वाइस द नॉर्मल वेट। सो हाइपरप्लेजिया में साइज़ ट्वाइस द नॉर्मल वेट, एडेनोमा का साइज़ 10 टाइम्स लार्जर देन द नॉर्मल ग्लैंड। एडनोमास जो होते हैं वो मोस्टली सिंगल होते हैं, और अगर एक एडनोमा हमने काट दिया है, साइज़ कर दिया है, और विद इन 10 मिनट्स हमारे पास प्लाज्मा के जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो 50% तक ड्रॉप कर जाते हैं, तो फिर हम बाकी पैराथायराइड ग्लैंड को नहीं छेड़ते, बस फिर हम सिर्फ उसी एडनोमा को ही निकालते हैं। और अगर हम हाइपरप्लेजिया की बात करें तो हाइपरप्लेजिया की सर्जरी के वक्त हमें सारा का सारा ग्लैंड जो है वो निकालना पड़ता है, और उसके बाद जो 50 मिलीग्राम होगा पैराथायराइड टिश्यू का उसे हम ऑटो ट्रांसप्लांट कर देंगे फोर आर्म के अंदर, ब्रैकियोरेडियलिस मसल के अंदर, ताकि फ्यूचर में हाइपोपैराथायराइडिज्म ना हो। सो अगर हम हाइपरप्लेजिया को देखें पैराथायराइड ग्लैंड के, तो ये हमारे पास एसोसिएटेड है मैन 1 और मैन 2A म्यूटेशंस के साथ। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कुछ साइन और सिम्टम्स हैं हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के, जो कि सारे हाइपर कैल्सीमिया को मैनिफेस्ट करें। जो हाइपर कैल्सीमिया के सिम्टम्स हैं वही हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। निमोनिक है, किडनी स्टोन्स, ब्रोकन बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स और साइकेट्रिक मोन्स एंड फटीग ओवरटोन्स। तो किडनी स्टोन्स का मतलब जब ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है वो सारा किडनी में जाएगा और किडनी में किडनी स्टोन्स बनेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। ब्रोकन बोन्स का मतलब है कि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है, पीटीएच ने बोन की रिजॉर्प्शन करना स्टार्ट कर दिया है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे, ऑस्टियोपीनिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ए डायनेमिक बोन डिजीज़ होगी, ऑस्टियोइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका होगा, ये सारी जितनी डिजीज़ हैं किडनी की ये होंगी।
इसके अलावा अगर एब्डोमिनल ग्रोन्स की बात करें, ठीक है, तो पेट में जीआई सिस्टम में क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है हाइपरकैल्सीमिया की। जीआई सिम्टम्स फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकते हैं। वेल ये हाइपरकैल्सीमिया के फीचर्स हैं, नोजिया और वॉमिटिंग, इंडाइजेशन। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं और एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। सो हाई कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो पेंक्रियाटाइटिस को ट्रिगर करते हैं। और जब एक दफ़ा पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है फिर उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं। उसके अलावा साइकेट्रिक मॉन्स हैं, यानी सीएनएस में भी इसके डिफरेंट जो है अफेक्ट्स आ सकते हैं। फटीग ओवरटोन्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल लेथार्जी, फटीग। सीएनएस में डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, साइकोसिस वगैरह हो सकते हैं, डेलीरियम, कोमा, सो एंड सो। इसके अलावा अगर डायग्नोसिस की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा लैब्स के ऊपर के पेशेंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म है। वेल उसमें पीटीएच के लेवल्स देखेंगे तो पीटीएच के लेवल्स रेज होंगे। कैल्शियम करवाएंगे तो हाइपर कैल्सीमिया होगा। फॉस्फेट कराएंगे तो हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा। याद है क्योंकि रीनल में ये दो जगह काम करता था, डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के ऊपर भी और प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के ऊपर भी। सो जो फॉस्फेट वाला सारा रफड़ है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल पे पीटीएच इनहिबिट करता है फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल, इसी वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। यूरिन के अंदर हमारे पास एलिवेटेड, नॉर्मल पर्सन के अंदर जो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन है वो एलिवेटेड होती है। हाँ, अगर कुछ लोगों के अंदर यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन जो है वो एलिवेटेड ना हो, लो हो, तो इसका मतलब कि उन लोगों के अंदर हाइपर कैल्सीमिक हाइपोकैल्सीयूरिया है। हाइपर कैल्सीमिक हाइपोकैल्सीयूरिया एक फेमिलियल डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि हाइपर कैल्सीमिक ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, हाइपोकैल्सीयूरिया लेकिन यूरिन के अंदर कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें हाइपर पैराथायराइडिज्म की, तो जो सर्जरी है दिस इज़ द ओनली क्यूरेटिव थेरेपी फॉर द प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब जितने भी अंडर 50 ईयर्स पेशेंट हैं उनकी पैराथायराइडेक्टमी करनी चाहिए। अब इंडिकेशंस क्या हैं पैराथायराइडेक्टमी की? वेल इसमें हम सीरियम कैल्शियम देखेंगे, यूरिन कैल्शियम देखेंगे, क्रेटिनिन चेक करेंगे और बोन्स की मिनरल डेंसिटी चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ए डायनामिक बोन डिजीज़, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जितनी डिजीज़ होती हैं ये पीटीएच की वजह से ही होती हैं। सो इंडिकेशंस क्या हैं? अगर तो सीरम कैल्शियम बेस लाइन से ऊपर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अबव द बेस लाइन है तो हम सर्जरी करेंगे। 24 आवर्स यूरिनरी कैल्शियम चेक किया है, ठीक है, और वो 400 मिलीग्राम से ज़्यादा है, फिर हम सर्जरी करेंगे। क्रेटिनिन क्लियरेंस चेक किया तो 30% जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। उसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी का टी स्कोर चेक किया तो -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम है। सो अगर ये चार फीचर्स हैं तो हम सर्जरी करेंगे, पैराथायराइडेक्टमी करेंगे। क्या क्या चार हमारे पास इंडिकेशन है? सीरम कैल्शियम लेवल, यूरिन कैल्शियम एक्सक्रीशन, क्राइटेनिन और बोन मिनरल डेंसिटी टी स्कोर। सो कैल्शियम और क्राइटेनिन ये सारे सी से हैं और फिर सी से हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन याद रख लें, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट। सो सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कैल्शियम इन यूरिन, सी फॉर क्रेटिनिन एंड सी फॉर कॉम्पैक्ट बोन्स। वो सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन की बात करें, हमने किस तरह जो है सबसे पहले लोकलाइज करना है कि एडनोमा कहाँ पर है या हाइपरप्लेजिया कहाँ पर है। वेल पहली बात, सबसे पहले हम बायोकेमिकल टेस्ट कराएंगे और हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का है। उसके बाद हमने लोकलाइजेशन सिर्फ तब करनी है जब हम सर्जरी प्लान करेंगे। लोकलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं? नेक का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, टेक्नीशियम 99 लेबल्ड स्कैन जो है वो हम आइसोटोप स्कैन करवाएंगे और 80% टाइम्स जो है वो एडिनोमा हमारे पास लोकलाइज हो जाएंगे। एडनोमा किस तरह होंगे? वेल जिस तरह हमने ऑलरेडी बताया कि स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन नोड्यूल होगा, बड़ा सा होगा, 10 टाइम्स लार्जर द साइज ऑफ द ग्लैंड होगा, सिंगल होगा। तो ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे एडनोमा के हैं। उसके अलावा अगर हाइपरप्लेजिया की बात करें तो हाइपरप्लेजिया हमारे पास चारों ग्लैंड्स में होगा, साइज जो होगा वो ट्वाइस द नॉर्मल होगा, अप टू 70 मिलीग्राम तक जा सकता है। सो अगर चारों ग्लैंड्स इन्वॉल्व है दिस इज हाइपरप्लेजिया। अगर कोई सिंगल है या मल्टीपल है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल होता है। अगर कोई सिंगल है तो दिस इज गोइंग टू बी एडनोमा। इस तरह तो अब हमने लोकलाइज कर लिया है। अब जो मॉडर्न रिसर्चेज है उसके अंदर हम क्या करते हैं? लिमिटेड ऑपरेशंस करते हैं, अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं, इतने भी लिमिटाइज हो सकते हैं। सो अगर हमें एडेनोमा मिल जाता है तो हमने सर्जरी किस तरह करनी है, और अगर हमें हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड मिल जाता है तो हमने सर्जरी किस तरह करनी है। अगर तो सबसे पहले एडनोमा मिलता है तो एडनोमा की ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ सिंगल ग्लैंड को रिमूव करना है, जहां एडनोमा है सिर्फ उस साइड को
रिमूव करना है। हाइपरप्लेजिया मिल जाता है तो सारे पैराथायराइड ग्लैंड्स को रिमूव करना है, पहली बात। एडनोमा मिलेगा, हमने एक जो ग्लैंड था सिंगल ग्लैंड उसे रिमूव किया, फिर हमने क्या करना है, इंट्रा ऑपरेटिव मेजरमेंट चेक करनी है पीटीएच लेवल्स की, यानी पेशेंट अभी ऑपरेशन में ही होगा, हमने 10 मिनट वेट करना है, 10 मिनट के बाद उसके पीटीएच लेवल्स कराने हैं। अगर तो उसके पीटीएच लेवल्स 50% जो है वो फॉल कर जाते हैं, ठीक है, हाफ, ऑलमोस्ट हाफ एक हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पीटीएच का जो मेजर सोर्स है उसे हमने रिमूव कर लिया और बाकी सर्जरी को हम छोड़ देंगे, फिर वहीं पे पेशेंट को स्टिच करके वापस भेज देंगे। बाकी क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हम सारा पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो काट देंगे तो फिर उसको बाद में लाइफ के अंदर हाइपो पैराथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड अगर हमें हाइपरप्लास्टिक यानी हाइपरप्लेजिया हाइपर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड मिला है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चारों ग्लैंड्स होते हैं, सो इसमें क्या करेंगे, हम सारे ग्लैंड्स को रिमूव कर देंगे और जो अराउंड 50 mg पैराथायराइड टिश्यू लेंगे, उसको फोर आर्म के अंदर ब्रेकियोरेडियालिस मसल के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। और फोर हैंड कौन सा लेना है, जो नॉन डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट राइट हैंडेड है तो उसके लेफ्ट हैंड के ब्रेकियोरेडियालिस के अंदर ये लगा देना है, ताकि फ्यूचर के अंदर उसको हाइपो पैराथायराइडिज्म ना हो। इसके अलावा सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वेल फेलियर हो सकता है, हमने सर्जरी की और ठीक ना हुआ, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, हमें पता है कि ये भी पास से ही गुजरती है। उसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है, हमने बहुत ज़्यादा पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव कर दिया है। रिकरेंट हाइपर पैराथायराइडिज्म, हमने हाइपर पैराथायराइडिज्म किया लेकिन कुछ सालों बाद दोबारा रियकर हो गया, सही तरह सर्जरी नहीं की। पैराथायराइड क्राइसिस हो गए, सीवियर हाइपर कैल्सीमिया वगैरह, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन हैं। अब अगर बात करें मेडिकल मैनेजमेंट हाइपर पैराथायराइडिज्म की, वेल जितने भी माइल्ड से केसेस हैं ना, उन उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, सवियर केसेस के अंदर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो मेडिकली किस तरह मैनेज कर सकते हैं, पहली बात जनरल मेजर्स, हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन इसलिए कि जो किडनी स्टोन्स हैं वो थोड़े रिमूव हो, पास आउट हो, ठीक है। इस तरह डिक्रीज डाइटरी कैल्शियम, कैल्शियम वाली जितनी डाइट्स हैं वो उसको बंद करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन वगैरह बंद करेंगे, ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया की स्टेट के अंदर पेशेंट है। इसके अलावा थायाजाइड और लिथियम थेरेपी को हम बंद करेंगे। निमोनिक है, लूप्स लूज कैल्शियम, थायाजाइड गेन कैल्शियम, क्योंकि थायाजाइड्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज करती हैं, इसलिए हम थायाजाइड थेरेपी को रोकेंगे। इसके अलावा बिस्फॉस्फोनेट्स और ईस्ट्रोजन थेरेपी देंगे। बिस्फॉस्फोनेट और ईस्ट्रोजन क्यों, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करेगा ईस्ट्रोजन। और जब हमने डैक्सा स्कैन कराया था या जो बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन कराया था, उसमें हमारे पास ए डायनेमिक बोन डिजीज़ थी, ऑस्टियोप्रोसिस थी, ऑस्टियोइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका थी, तो बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम बिस्फॉस्फोनेट्स देंगे। इसके अलावा सिनाकैल्सिड दे सकते हैं, विच इज़ कैल्शियम रिसेप्टर एगोनिस्ट। और इसके अलावा अगर बात करें पैराथायराइड क्राइसिस की, ये क्या होता है, ये सवियर हाइपर कैल्सीमिया होता है, कैल्शियम के लेवल्स जो हैं वो 3.5 मिलीमोल या जिसे हम कहें 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, वेल हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कन्फ्यूजन, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, ये सब हो सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, IV सलाइन, बिस्फॉस्फोनेट, और पेशेंट को ICU में एडमिट करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें सेकेंडरी और टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की, तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि पीटीएच की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाती है, दैट इज़ जस्ट अ कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू सम अदर अंडरलाइंग पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल कोई रीनल डिजीज़ है, माल एब्जॉर्प्शन है, रीनल फेलियर है, कोई पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म डायलिसिस के ऊपर है, सो इन सारे केसेस में सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा। इसको किस तरह मैनेज करेंगे, वेल हमें पता है कि पीटीएच क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कैल्शियम नहीं है। सो हम क्या करेंगे, विटामिन डी दे देंगे, ताकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे, किडनी में से करे, इंटेस्टाइन में से कैलबाइंडिन के थ्रू एब्जॉर्ब करे। सो हम विटामिन डी इसकी ट्रीटमेंट में देंगे, ताकि कैल्शियम के लेवल्स जो है इंक्रीज़ हो और नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू पैराथायराइड्स पीटीएच के लेवल्स जो है वो डिक्रीज़ करें। इसके अलावा अगर कोई CKD का पेशेंट है तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो उसके पीटीएच के लेवल्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं और वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म से बाहर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में, तो होता क्या है कि सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म बाद में चेंज हो जाएगा टर्शरी में, जब क्रॉनिकली फॉर अ लॉन्ग टाइम
बहुत सारी स्टिमुलेशन होती जाए पीटीएच की होती जाए और वो अनट्रीटेड रहे, तो फिर पीटीएच क्या होता है, ऑटोनमस हो जाता है। ठीक है, ये सारे नेगेटिव फीडबैक लूप से बाहर निकल आता है और ख़ुद ब खुद पीटीएच जो है वो सिक्रीट करने लग जाता है, फिर इसके ऊपर किसी चीज़ का भी असर इन्फ्लुएंस नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, और ये रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के अंदर होता है। सो इसमें क्या करेंगे, टोटल पैराथायराइडेक्टमी कर सकते हैं और उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन या थेरेपी करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, सब टोटल पैराथायराइडेक्टमी करेंगे और उसके बाद विटामिन डी और कैल्शियम देंगे। सब टोटल पैराथायराइडेक्टमी में क्या करेंगे, टोटल में तो समझ आता है कि सब कुछ रिमूव कर देंगे, पैराथायराइडेक्टमी में सब टोटल में क्या करेंगे, वेल इसमें आधा ग्लैंड जो है वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो आधा होगा उसको या तो उधर ही छोड़ देंगे, यानी नेक के अंदर ही छोड़ देंगे, या फिर उसको उठाएंगे, पहले लैब में उसकी बायोप्सी कराएंगे, कंफर्म करेंगे पीटीएच ही है, फिर उसको पकड़कर नॉन डोमिनेंट हैंड के ब्रैकियोरेडियलिस मसल के अंदर ऑटो ट्रांसप्लांट कर देंगे, ताकि फ्यूचर में दोबारा कोई हाइपोकैल्सीमिया की एपिसोड्स ना आए, हाइपोपैराथायराइडिज्म ना हो। फिर इसके बाद पोस्ट ऑप उसे विटामिन डी और कैल्शियम देंगे, ताकि उसकी जितनी बोन डिजीज़ हैं वो हील होती रहे और नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू हाइपरपैराथायराइडिज्म जो है वो सप्रेस रहे। इसके अलावा अगर बात करें हाइपो पैराथायराइडिज्म की, तो इसमें होगा क्या कि पीटीएच के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। जब पीटीएच के लेवल्स डिक्रीज़ कर जाएंगे तो पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट में चल जाएगा। वेल हाइपो पैराथायराइडिज्म क्यों होता है, वेल सबसे कॉमन इसकी कॉज है थायराइड सर्जरी या पैराथायराइड सर्जरी। जब हम थायराइड सर्जरी करते हैं, थायराइडेक्टमी करते हैं टोटल, तो उसमें हम साथ पीटीएच ग्लैंड्स को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल टोटल थायराइडेक्टमी की, साथ नेक डाइसेक्शन भी की, तो इस सब के अंदर क्या हुआ, पीटीएच ग्लैंड्स भी रिमूव हो गए। जब पीटीएच ग्लैंड्स रिमूव हो गए तो पीटीएच नहीं बने और पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया के अंदर चला गया। वेल कुछ पेशेंट्स के अंदर सर्जरी के बाद ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ इस्कीमिया टू द पैराथायराइड ग्लैंड्स, और फिर ये ठीक हो सकता है। परमानेंट हाइपो पैराथायराइडिज्म जो है वो रेयर होता है। इसके अलावा पैराथायराइड सर्जरी के बाद भी हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है। वेल ये क्या है, जब हमने पैराथायराइड ग्लैंड ही निकाल दिया तो पीटीएच ही कम हो गया, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल्स भी कम हो गए हैं। सो और इसकी थर्ड कॉज क्या है, एक तो हमने पढ़ ली थायराइड सर्जरी, एक पैराथायराइड सर्जरी, और तीसरी कॉज है इसमें डी जॉर्ज सिंड्रोम। ये क्या भला है, वेल इसमें क्रोमोसोम जो है 22 मोस्ट लाइकली उसकी म्यूटेशन होती है, थर्ड और फोर्थ फ्रिंजियल पाउचेस जो हैं वो सही तरह नहीं बनते, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नेक वाले फ्रिंजियल पाउचेस जहाँ पर बननी थी, ये सारे पोर्शन जो है अफेक्ट होते हैं। पैराथायराइड का हाइपोप्लेजिया हो सकता है, एप्लेजिया हो सकता है, उसके अलावा थाइमिक हाइपोप्लेजिया हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह हो सकता है, हाइपरनेजल स्पीच होती है, हाइपोटोनिया होता है। इसके अलावा कार्डिक डिफेक्ट, एब्नॉर्मल सा फेस होता है, पेशेंट प्रेजेंट करता है हाइपोप्लास्टिक ऑरिकल्स के साथ, टोसिस के साथ, हुडेड आईलिड्स के साथ। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंक्लूडिंग टी सेल एबनॉर्मलिटीज़, ये डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर होते हैं। सो अगर बात करें हाइपोपैराथायराइडिज्म की, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, तो इसके क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं, वेल इसके वही हैं सारे हाइपोकैल्सीमिया। सो हाइपोकैल्सीमिया क्या कराएगी, पैरास्थीसिया, पेन कराएगी, ऐसा लगेगा हाथ पैर में सुइयाँ चुभ रही हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स होंगे और स्पाजम होंगे। इसके अलावा टेटनी हो सकता है, ठीक है, पेशेंट इस तरह अकड़ जाए हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, टेटनी भी होता है, और फिंगर्स और टोज जितने होंगे वो फ्लेक्स कर जाएंगे, इस तरह अकड़ जाएंगे। उसके अलावा अगर यही स्पाज्म जो है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर होता है तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। स्ट्राइडर और वीज में ये फ़र्क होता है कि लैरिंग्स से ऊपर ऊपर जितना भी होता है स्ट्राइडर होता है, लैरिंग्स के नीचे जितना भी होता है वो वीज होता है। स्ट्राइडर जो होता है वो इंस्पिरेटरी होता है, वीज जो होता है वो एक्सपायरेटरी होती है। सो इस केस में क्या होगा कि स्ट्राइडर लैरिंग से ऊपर जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, मस्कुलेचर वहीं पर ही होता है लैरिंग से ऊपर ऊपर, नीचे तो फिर कार्टिलेज और इस तरह के ब्रोंकाई और वो सॉफ्ट से आ जाते हैं। सो लैरिंग से ऊपर जितने भी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो सारे स्पाज्म में चले जाएंगे और स्ट्राइडर होगा। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में चॉपस्टिक साइन हो सकता है या ट्रॉसिस साइन हो सकता है। वेल चॉपस्टिक साइन क्या है कि अगर हम पेशेंट के फेस के ऊपर टैप करें तो उसके फेस के ऊपर इस तरह ट्विचिंग होगी। यह क्या चीज़ है, जब हम फेशियल नर्व के ऊपर टैप करते हैं विच इज़ एंटीरियर टू द ईयर, ठीक है, कान के आगे इस तरह हल्का सा हमने टैप करना है, तो जितने भी फेशियल मसल्स हैं वो हमारे पास कंटेक्ट करेंगे, उनकी ट्विचिंग होगी, एंड दिस इज चॉपस्टिक साइन। और फेशियल मसल्स ट्विच क्यों करेंगे, क्योंकि
वो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर है। इस तरह एक ट्रॉसिस साइन होता है, ये क्या होता है, कार्पोपीडल स्पैज्म होता है जब भी हम बीपी कफ लगाते हैं। सो हमने ब्लड प्रेशर कफ लगाया, 2-3 मिनट के लिए फुला कर रखा और पेशेंट का जो हाथ है ना वो इस तरह स्पाज्म में चल जाएगा, ठीक है, कंट्रैक्ट कर जाएगा, बंद हो जाएगा और अकड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे कार्पोपीडल ऑफ स्पाज्म आफ्टर occluding blood flow to the forearm with a blood pressure cuff for 2 to 3 minutes. This is Trosis sign. इसके अलावा डायग्नोसिस किस तरह करेंगे हाइपो पैराथायराइडिज्म की? वेल, इसमें जो कैल्शियम लेवल्स है वो हमारे पास लो होंगे, पीटीएच लेवल्स लो होंगे, ईसीजी कराएंगे तो LQTS मिलेगा विच इज़ लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, और इसके बाद पेशेंट जो है वो तो सार्ड्स पॉइंट इसके अंदर भी जा सकते हैं। एक बात याद रखनी है कि QT इंटरवल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम लेवल्स के। कैल्शियम लेवल ज़्यादा होंगे तो QT इंटरवल कम हो जाएगा, कैल्शियम लेवल्स कम होंगे तो QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे LQTS लॉन्ग QT इंटरवल। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्यूट हाइपोपैराथायराइडिज्म को हम ट्रीट करेंगे कैल्शियम देकर। सो हम कह सकते हैं कि IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देकर 4 आवरली, हर 4 घंटे के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट हमने देना है अनटिल द कैल्शियम लेवल्स बिकम नॉर्मल। ये किस तरह देना है? वेल, 10% सोल्यूशन होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट का, उसमें से 20 मिलीलीटर ले लेना है और उसको डाइल्यूट करना है इन 100 मिलीलीटर ऑफ सलाइन, और वो IV देना है 4 आवरली until calcium levels rise back to the normal। इसके अलावा कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, और ये सब जो होगा वो लैब्स पे देखेंगे। वेल, विटामिन डी एडमिट करने से पहले एक चीज़ देखनी है, जब भी विटामिन डी एडमिनिस्टर करना हो उससे पहले हमने लैब्स करानी होती हैं। अगर तो लैब्स के अंदर हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाए तो विटामिन डी नहीं देना। इसके अलावा अगर पैराथायराइड कार्सिनोमा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली? पैराथायराइड एडिनोमा की बात कर ली, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया की बात कर ली, और कार्सिनोमा की। एडिनोमा 85% के अंदर होता है, हाइपरप्लेजिया 13% के अंदर होता है, कार्सिनोमा जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, 1-2% के अंदर होता है। सो पैराथायराइड कार्सिनोमा का पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? इट्स गोइंग टू प्रेजेंट विद अ पैल्पेबल नेक मैस। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? इट इज़ एस्टैब्लिश ऑन हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स। हिस्टोलॉजी में हमें क्या मिलेगा? इन्वेजन मिलेगी, लिम्फ नोड जो इन्वॉल्वमेंट है वो मिलेगी, और मैट्स। इन्वेजन की बात करें तो कौन सी इन्वेजन? या वास्कुलर इन्वेजन हो सकती है या कैप्सुलर इन्वेजन होगी। इसके अलावा पॉजिटिव लिम्फ नोड्स होंगे और डिस्टेंट मैट्स होंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये सवियर हाइपर कैल्सीमिया है, ज़ाहिर पैराथायराइड कार्सिनोमा में जब पीटीएच ग्लैंड ऑटोनमस हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा पीटीएच सिक्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होगा। सो सारी ट्रीटमेंट वही होगी जो कि हमने हाइपर पैराथायराइडिज्म की है। इसमें भी क्योंकि सवियर हाइपर पैराथायराइडिज्म है, सवियर हाइपर कैल्सीमिया है, तो पहली बात हम मेडिकली ट्रीट करेंगे कंजर्वेटिवली, फॉर एग्जांपल रिहाइड्रेट करेंगे, IV बिसफॉस्फोनेट, एस्ट्रोजन, ये सब देंगे, और फिर कैंसर को ट्रीट करेंगे, रूट कॉज को। कैंसर को किस तरह ट्रीट करेंगे? वेल, सर्जरी करेंगे। सर्जरी में क्या करेंगे? 3 चीज़ें जो हैं वो रिमूव करेंगे, PTH, थायराइड और लिम्फ नोड। PTH में क्या करेंगे? रेडिकल एक्सीजन ऑफ द ग्लैंड्स। थायराइड में क्या करेंगे? इप्सिलैटरल लोबैक्टमी। और लिम्फ नोड्स के अंदर क्या करेंगे? लिम्फेडिनेक्टमी। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ पैराथायराइड कार्सिनोमा। ओके, सो नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे पास पेयर होते हैं, और एक एड्रीनल ग्लैंड का जो वजन होता है वो 4 ग्राम के इक्वल होते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड्स होते कहाँ हैं? ये किडनीज के ऊपर पड़े होते हैं, दे लाई अबव एंड मीडियल टू द किडनीज। राइट एड्रीनल ग्लैंड भी होता है, लेफ्ट भी होता है। तो अगर सबसे पहले राइट एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करता है विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट वाइड वेन, ठीक है। और फिर जब भी हमने प्रोसीजर करना होता है तो ये राइट वाला जो एड्रीनल ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा खच्चे मारता है, इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो रहा है। अगर लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे पास रीनल वेन के अंदर ड्रेन होता है, इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। सो अगर हम वीनस ड्रेनेज की बात करें, राइट एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ड्रेन होगा इंफीरियर वेना केवा में, और लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ड्रेन होगा लेफ्ट रीनल वेन में, जो कि बाद में दोबारा वेना केवा को ज्वाइन करेगी। इन ग्लैंड्स की अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो थ्री डिफरेंट जगह हैं वहाँ से आ सकती हैं। पहली बात, जो एओर्ट है वहाँ से छोटी छोटी वेसल्स निकलती हैं, वो इन ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। दूसरी बात, जो रीनल आर्टरीज़ है वो इन्हें सप्लाई करती हैं। तीसरी बात, जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज़ हैं जो कि डायाफ्राम को सप्लाई कर रही हैं, वो भी इन्हें सप्लाई करती हैं। सो इनकी आर्टीरियल सप्लाई 3 जगह से है। पहली, एओर्टा में से छोटी छोटी ब्रांचेस वेसल्स निकलती हैं। दूसरी बात, रीनल
आर्टरीज इन्हें सप्लाई करती हैं, तीसरी बात फ्रेनिक आर्टरीज इन्हें सप्लाई करती हैं। इसके अलावा अगर एड्रिनल ग्लैंड्स की एनाटॉमी की बात करें तो हमें पता है कि जो आउटर पोर्शन होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पोर्शन को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्म में से डिराइव होता है। मेडुला जो होता है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में से क्रोमोफिन एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, वो बाद में मेडुला बनाते हैं। सो कॉर्टेक्स मीजोडर्म में से निकलता है और मेडुला जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में से निकलता है। अब जो कॉर्टेक्स है वो सिक्रिएट करता है डिफरेंट कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, कॉर्टिसोल, एल्डोस्ट्रोन, और जो मेडुला है वो हमारे पास कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और प्रिकर्सर डोपामीन, ये 3 हार्मोन जो है वो सिक्रिएट करता है। जो मेडुला है वो हमारे पास पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एपीयूडी, यानी अमीन प्रिकर्सर अपटेक एंड डिकार्बोक्सिलेशन सेल्स। ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को अपटेक करते हैं, फिर उनकी डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं और फिर इसे एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन वगैरह बनाते हैं। सो जो मेड्यूला है जो कि अंदर वाला पार्ट है, उसकी हमारे पास सप्लाई कहाँ से आ रही है, दे आर सप्लाइड बाय द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व्स। इसीलिए ये हमारे पास फाइट और फ्लाइट के हार्मोन निकालता है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज़ होते हैं। सो इसकी सप्लाई भी सिंपैथेटिक से है और इसके हार्मोन्स जो है यूज़ हो रहे हैं वो भी सिंपैथेटिक यानी फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एपीयूडी सेल्स की बात करें जिन्हें हम अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स कहते हैं, होते क्या हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो होता है वो कॉमन होता है और ये सिक्रीट करते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द बॉडीज हार्मोन एक्सेप्ट स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के अलावा ये बहुत सारे हार्मोन्स जो है सिक्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल एपी हो गया, नॉर एपी हो गया, डोपा हो गया एंड सो। इसके अलावा अगर बात करें कॉर्टिसोल की सिक्रीशन की, तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो हमारे पास मेजर सोर्स है। कॉर्टिसोल्स में क्या क्या आ सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आता है, इसके अलावा ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। सो एड्रिनल ग्लैंड्स आर गोइंग टू सिक्रीट कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन जिसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, इसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन्स भी ये सिक्रीट करता है। अब एड्रीनल किस तरह सिक्रीट करता है, वेल इसे पीछे से ACTH आकर स्टिमुलेट करता है। ACTH कहाँ से आता है, पिट्यूटरी से आता है। पिट्यूटरी ACTH क्यों निकालता है, क्योंकि पिट्यूटरी को पीछे से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आता है जिसे हम CRH कहते हैं। CRH कहाँ से आता है, ये हाइपोथैलेमस से आता है। सो हाइपोथैलेमस CRH सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा, पिट्यूटरी जो होगा वो ACTH सिक्रीट करेगा, वो एड्रीनल्स के पास जाएंगे और एड्रीनल्स जो है वो इन रिस्पॉन्स कॉर्टिसोल, एल्डोस्ट्रोन और सेक्स स्टीरॉइड्स जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब जो कॉर्टिसोल है जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, ये करता क्या है कि ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा अगर एल्डोस्ट्रोन की बात करें तो एल्डोस्ट्रोन क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा। जब सोडियम रिटेन हो जाएगा तो वाटर फॉलो करेगा, इस वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी और हाइपरटेंशन वाले सारे सिम्टम्स आएंगे, हेडेक वगैरह एंड सो। दूसरा एल्डोस्ट्रोन क्या करेगा, पोटाशियम को एक्सक्रीट करेगा। सो जब पोटाशियम बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा तो हमारे पास जो स्टेट आ जाएगी उसे हम कहेंगे हाइपोकैलीमिया। और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा, अल्कलोसिस होगा। सो अगर 2 लफ्ज़ों में एल्डोस्टेरोन का हम फंक्शन डिस्क्राइब करना चाहें तो पहला हाइपरटेंशन और दूसरा हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कुशिंग सिंड्रोम की, तो कुशिंग सिंड्रोम क्या है, ये हमारे पास एक सिंड्रोम है या कम्प्लेक्स एक साइंस और सिम्टम्स का। ये होता क्यों है, दैट्स बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कॉर्टिसोल क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज के लेवल्स हैं उन्हें इंक्रीज़ करता है। अब ये कुशिंग सिंड्रोम होता क्यों है, वेल ये पिट्यूटरी में ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से ज़्यादा ACTH सिक्रीट हो, ACTH ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज़ होगा जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। सो ऐसा कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, जो पिट्यूटरी ट्यूमर से निकले, ठीक है, इसे कहेंगे पिट्यूटरी डिजीज़। जब भी प्रॉब्लम पिट्यूटरी में होगा हम वर्ड यूज़ करेंगे डिजीज़। अगर पिट्यूटरी में कोई एटनोम है और उसकी वजह से ACTH ज़्यादा आ रहा है, दिस इज़ पिट्यूटरी डिजीज़। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम किस वजह से हो सकता है, वेल कुशिंग सिंड्रोम की जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है दैट इज़ आयाट्रोजेनिक या एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन। किसी ने नेजल स्टीरॉयड्स लगाए हैं, स्टीरॉयड के पैचेस लगाए हैं, स्टीरॉयड एडमिनिस्टर किया है, ठीक है, स्टीरॉयड करने वाला इस्तेमाल किया, तो इस वजह से भी कुशिंग हो सकता है। अब अगर बात करें हम पिट्यूटरी ट्यूमर की है जिसे हमने कहा कुशिंग डिजीज़, तो इस केस में क्या होगा कि ऊपर से ACTH आ रहा है और वो ACTH दोनों एड्रीनल्स के ऊपर इक्वली जाकर स्टिमुलेट कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर इक्वली अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और इसके साथ साथ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म होगा। इसके अलावा अगर कुशिंग सिंड्रोम की इटियोलॉजी की बात करें तो जिस तरह हमने कहा कि एक्सोजीनस स्टीरॉयड, बाहर से किसी ने स्टीरॉयड लगाया, आयाट्रोजेनिक हुआ, कोई थेराप्यूटिक यूज़ हुआ, दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम को हम ना इटियोलॉजीज़ को डिवाइड कर सकते हैं ACTH डिपेंडेंट और ACTH
इंडिपेंडेंट। ACTH डिपेंडेंट जितनी भी एटियोलॉजीज़ है, जब भी हम प्लाज्मा में उनका ACTH करेंगे ACTH हाई आएगा। ACTH इंडिपेंडेंट में क्या होगा, ACTH लो होगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ACTH डिपेंडेंट है वो कहीं ना कहीं से ACTH सिक्रीट हो रहा है, वो इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा है और जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। और ACTH इंडिपेंडेंट क्या है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो थोड़े बागी हो गए, ठीक है, वो ऑटोनमस हो गए, हो सकता है उनके अंदर कोई कैंसर आ गया, हो सकता है कोई हाइपरप्लेजिया हो गया, मैक्रोनोड्यूलर माइक्रोनोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हो गया, कार्सिनोमा हो गया, एडनोमा हो गया, और अब वो ACTH के अफेक्ट से बाहर आ गए, ऑटोनोमस हो गए। सो जब भी एड्रिनल ग्लैंड की कोई पैथोलॉजी होगी दिस इज़ गोइंग टू बी ACTH इंडिपेंडेंट, और जब भी एड्रिनल के अलावा कहीं और पैथोलॉजी होगी दिस इज़ ACTH डिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट में क्या हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी के अंदर एडिनोमा निकल जाए जिसकी वजह से ACTH इतना ज़्यादा सिक्रीट हो जो कि इन्हीं एड्रिनल ग्लैंड्स को बार बार स्टिमुलेट करे और कुशिंग डिजीज़ हो जाए। नाउ दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ACTH डिपेंडेंट। और अगर ओवरऑल कॉमन कॉज देखें, सबसे कॉमन तो वो iatrogenic एडमिनिस्ट्रेशन है। वेल एक तो है पिट्यूटरी एडनोमा, ये जैसे हम कहें कुशिंग डिजीज़, दिस इज़ ACTH डिपेंडेंट। ACTH डिपेंडेंट के अंदर और क्या आ सकता है, एक्टोपिक ACTH, कहीं बाहर से ACTH प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ से हो सकता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, वहाँ से ACTH प्रोड्यूस होता है। कार्सिनॉइड ट्यूमर, वहाँ से ACTH प्रोड्यूस होता है। या इसके अलावा एक्टोपिक CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में निकल रहा था, ये अब कहीं और से निकल रहा है हाइपोथैलेमस के अलावा। कहाँ से निकल सकता है, मिडरली थायराइड कार्सिनोमा में, ठीक है, जो कि बाद में जाकर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी अपना ACTH निकालेगा और ACTH जो है वो एड्रिनल्स को स्टिमुलेट करेंगे। सो मिडरली थायराइड कैंसर के अंदर एक्टोपिक CRH प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जितने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स है पैंक्रियाज के, उस केस में भी एक्टोपिक CRH प्रोडक्शन होती है, जो कि हमारे पास एक कॉज है ACTH डिपेंडेंट कुशिंग का। सो अगर ACTH डिपेंडेंट कुशिंग में देखें तो पिट्यूटरी में एडनोम है, या एक्टोपिक ACTH है, या एक्टोपिक CRH है। एक्टोपिक ACTH में आएगा स्मॉल सेल या कार्सिनॉइड, एक्टोपिक CRH में आएगा मिडरली थायराइड कार्सिनोमा या पैंक्रियाज के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। इसके अलावा अगर बात करें ACTH इंडिपेंडेंट की, जो ACTH के ऊपर डिपेंड नहीं करे, यानी ग्लैंड में पैथोलॉजी है, ग्लैंड ही जो है वो एटोनमस हो गया, अब वो ACTH के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है। ACTH फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल कर गए, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो अभी भी ढीटो की तरह कॉर्टिसोल प्रोड्यूस किए जा रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड्स में कोई पैथोलॉजी है, फॉर एग्जांपल एड्रिनल एडनोमा, एड्रिनल कार्सिनोमा, या एड्रिनल मैक्रोनोड्यूलर हाइपरप्लेजिया या माइक्रोनोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, कुछ भी हो सकता है। अगेन रिपीट करें, जब ACTH डिपेंडेंट ट्यूमर्स होंगे तो ACTH के लेवल्स हाई होंगे, जब ACTH इंडिपेंडेंट ट्यूमर्स होंगे तो ACTH के लेवल्स जो हैं वो लो होंगे थ्रू नेगेटिव फीडबैक लूप रेगुलेशन। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, वेट गेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, रैपिड वेट गेन, पर्टिकुलरली जो ट्रंक और फेस का रीजन है वहाँ पर, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू स्पेयर द लिम्स, इसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, या फिर हम इसे कहते हैं कि लेमन ऑन अ स्टिक, ऐसे ऊपर से नींबू की तरह और हाथ पाँव जो है ना वो सोटियों की तरह है। सो इस तरह की अपीयरेंस जो आएगी इसे हम कहेंगे सेंट्रल ओबेसिटी और रैपिड वेट गेन। इसके अलावा पेशेंट जो प्रेजेंट कर सकता है बफलो हम्प, जो कमर होगी वहाँ पर पीछे इतना फैट डिपॉजिट हो जाएगा, ग्रोथ फैट पैड्स होंगे अलोंग द कॉलर बोन। उसके अलावा मून फेशिस होंगी, गोल मटोल जो होगा चेहरा होगा, इसी तरह फेशियल प्लेथोरा वगैरह होगा। अदर फीचर्स में आ सकते हैं डायबिटीज़, स्किन चेंजेस, मेंस्ट्रुअल एब्डोमिनिटीज़, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेसेस, इस तरह एब्डोमिनल स्ट्राया वगैरह, ठीक है, इजी ब्रूजिंग वगैरह। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेसिफिकली जो टीनिया की इन्फेक्शन होती हैं उसके साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर इसके सारे फीचर्स देखें तो सेंट्रल ओबेसिटी, सर्वाइकल फैट पैड्स हो सकते हैं, कोलाजन वीकनेस हो सकती है जिसकी वजह से जो होंगे पर्पल कलर के स्ट्राया बनेंगे, पेटिकियाई वगैरह होंगे, इस तरह एक्नी हो सकती है। यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यूरिन में से भी एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के लेवल्स जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसकी वजह से पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ में भी जा सकता है, स्ट्राया होंगे, इम्यूनिटी जो है सप्रेस हो जाएगी, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म होगा। जब भी हम 24 आवर्स कॉर्टिसोल चेक करेंगे, यूरिनरी कॉर्टिसोल करेंगे, या लेट नाइट सलिवरी टेस्ट करेंगे, या लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट या हाई डोज करेंगे तो उसमें कॉर्टिसोल जो होंगे लेवल्स वो बहुत ज़्यादा होंगे। हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हिस्टिज्म इसलिए क्योंकि जो कॉर्टिसोल है उसमें थोड़ी थोड़ी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो हमारे पास एंड्रोजेंस को भी जाकर स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से हिस्टिज्म होगा। अगेन टू रिपीट, मोस्ट कॉमन ये iatrogenic होता है,
है। नॉन आयोट्रोजेनिक में हमारे पास क्या आ सकता है, या एड्रिनल प्रॉब्लम है, या पिट्यूटरी है, या एक्टोपिक है। जो पिट्यूटरी और एक्टोपिक है उन्हें हम कहते हैं ACTH डिपेंडेंट, एड्रीनल्स जो है उन्हें हम कहते हैं ACTH इंडिपेंडेंट। उसके अलावा ग्लूकोज इंटॉलरेंस वही का डायबिटीज़ वाली स्टेट बनेगी, और ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। डायग्नोसिस की बात करें कि कुशिंग सिंड्रोम को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, मॉर्निंग और मिड नाइट प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल्स को चेक करेंगे। होता यह है कि हमारे अंदर ना इंटरनल क्लॉक होता है, सुबह के वक्त कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा होता है, रात के वक्त जो होता है कॉर्टिसोल कम हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट कुशिंग का होगा उसके अंदर सुबह भी कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा होगा, रात को भी कॉर्टिसोल जो है वो बहुत होंगे, और डायर्नल जो रिदम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हर वक्त कॉर्टिसोल जो होगा, प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल्स वो एलिवेट रहेंगे। उसके अलावा ACTH देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कुछ ACTH डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट के अंदर ACTH हाई होगा, इंडिपेंडेंट के अंदर ACTH जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। सो जो कुशिंग डिजीज़ है जिसे हमने कहा पिट्यूटरी एडनोमा है, CRH सिक्रेटिंग ट्यूमर्स जिसे हमने कहा MTC और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स ऑफ पैंक्रियाज हैं, या फिर एक्टोपिक ACTH स्मॉल सेल या कार्सिनॉइड ट्यूमर्स, इनके अंदर ACTH जो होगा वो लेवल इंक्रीज में मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो एड्रिनल एडनोमा, कार्सिनोमा या हाइपरप्लेजिया, उसके अंदर ACTH जो होगा वो सप्रेस्ड मिलेगा। फिर हमारे पास आते हैं डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब होता क्या है कि इसमें दो तरह के डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होते हैं, लो डोज होता है और हाई डोज होता है। सबसे पहले हम लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। इसमें करते हैं क्या है कि जी राउंड अबाउट 2 मिलीग्राम जो है वो डेक्सामेथासोन इंजेक्ट करते हैं रात को, और सुबह जो है वो देखते हैं कि कॉर्टिसोल सप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होना क्या चाहिए था कि कॉर्टिसोल को सप्रेस हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने भी तो डेक्सामेथासोन ही दिया, ये भी तो एक स्टीरॉयड ही है। सो स्टीरॉयड देने से स्टीरॉयड्स जो बॉडी के थे कॉर्टिसोल उसको सप्रेस हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो नॉर्मल है, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब एब नॉर्मल है और पेशेंट जो है वो कुशिंग का है। सो लो डोज डेक्सामेथासोन जो है वो एज ए स्क्रीनिंग हम यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट में कुशिंग है कि नहीं है। अब अगर कुशिंग है, उसकी कॉज को हमने सेपरेट करना है, तो इस केस में हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। सो अब तक हमने किया क्या है कि ACTH के लेवल्स देखे हैं। सपोज हमारे पेशेंट के अंदर ACTH के लेवल्स इंक्रीज्ड आ गए हैं, फिर लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया और पता चल गया कि पेशेंट कुशिंग का है। सो यहाँ पे दो चीज़ें हमने निकालनी है, पेशेंट कुशिंग का है और कुशिंग में भी ACTH डिपेंडेंट कुशिंग है। यानी ACTH डिपेंडेंट में तीन आ गए, पिट्यूटरी एडनोमा या एक्टोपिक्स। एक्टोपिक्स में ACTH और CRH आएगा। अब ये किस तरह सेपरेट करना है कि पेशेंट पिट्यूटरी एडेनोमा का है या एक्टोपिक का है। इसको सेपरेट करने के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करेंगे उसे कहेंगे हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। होता क्या है कि अगर हम हाई डोज डेक्सामेथासोन की दे दें तो पिट्यूटरी पे थोड़ा बड़ा असर जो है वो हो जाएगा, लेवल्स जो होंगे वो सप्रेस हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो एक्टोपिक होगा वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो वैसे ही अपनी मार दहाड़ में जो होगा वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता रहेगा, उसको कोई असर नहीं होगा चाहे हम हाई डोज दें या लो डोज दें। सो अगर हमने हाई डोज डेक्सामेथासोन दी है और फेलियर टू सप्रेस नहीं हुए कॉर्टिसोल लेवल्स, तो इसका मतलब कि एक्टोपिक है। एक्टोपिक ACTH भी हो सकता है, एक्टोपिक CRH भी है। और अगर हमने हाई डोज डेक्सामेथासोन दे दिया है और सप्रेस हो गए सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स, तो इसका मतलब कि ये पिट्यूटरी एडनोमा यानी पेशेंट जो है वो कुशिंग डिजीज़ का है। सपोज सप्रेस नहीं हुए, देयर इज़ फेलियर टू सप्रेस द यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल्स, यानी कि पेशेंट जो है एक्टोपिक ACTH और एक्टोपिक CRH का है, तो फिर अब हमने देखना है कि ये ACTH सिक्रीट हो कहाँ से रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, CT एब्डोमेन और CT चेस्ट करेंगे, ताकि कोई स्मॉल सेल कार्सिनोमा है उसे पिक कर लें, कार्सिनॉइड ट्यूमर है उसे पिक कर लें, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स पैंक्रियाज के हैं तो उन्हें पिक कर लें। सो ये तो था सारा डायग्नोसिस तक रफड़। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पिट्यूटरी एडनोमा की और है, ठीक है। इसी तरह यूनिलैटरल एडनोमा अगर एड्रिनल का है तो उसकी और ट्रीटमेंट है, बायलैटरल की और है, मेडिकल थेरेपी और है। सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी में एडिनोमा, जिसे हमने कहा कि कुशिंग डिजीज़ है, ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है पिट्यूटरी में, तो हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, ट्रांसफिनोइडल रिसेक्शन करेंगे पिट्यूटरी की, उस एडिनोमा की, या और साथ साथ रेडियोथेरेपी देंगे। सो पिट्यूटरी एडिनोमा में ट्रांसफिनोइडल रिसेक्शन विद रेडियोथेरेपी। इसके अलावा अगर ACTH प्रोड्यूसिंग जो ट्यूमर है वो पिट्यूटरी में नहीं है, पिट्यूटरी से बाहर है, कोई एक्टोपिक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमने CT एब्डोमेन और CT चेस्ट कराया था वहाँ से उसे लोकलाइज करेंगे, उसकी रिसेक्शन करेंगे और हाइपर कॉर्टिसोलिज्म जो है वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर यूनिलैटरल एडिनोमा की बात करें, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर कोई यूनिलैटरल एडिनोमा है, तो इसका केस में हम क्या करेंगे, यूनिलैटरल एड्रीनल एक्टमी करेंगे। अगर बायलैटरल एड्रीनल्स के ऊपर हमारे पास ट्यूमर है, तो इस केस में क्या करेंगे, बायलैटरल एड्रीनल एक्टमी करेंगे।
यूनिलैटरल या बायलैटरल एड्रिनल एडेनोमस को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कॉर्टिसोल की थेरेपी जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट को अभी स्टीरॉयड की ही आदत है। अगर हम सडन स्टीरॉयड विदड्रॉ कर लेंगे तो ये पेशेंट जो है एड्रीनल इंसफिशिएंसी में जा सकता है। सो एड्रीनलेक्टमी करने के बाद स्टीरॉयड थेरेपी जो है उसे कंटिन्यू करेंगे और एक साल एक लग जाएगा पेशेंट को जो है ना रिकवर होने में। फिर जो है स्टीरॉयड को आहिस्ता आहिस्ता टेपर करेंगे। सपोज़ हमने यूनिलैटरल एड्रीनलेक्टमी की है, यानी एक एड्रीनल जो है उसके ऊपर एडेनोमा निकला हुआ था और वो हाइपरप्लास्टिक था, वो बार बार सिक्रीट किया जा रहा था। उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लक्स में जो दूसरा वाला एड्रीनल हमारे पास ग्लैंड था वो एट्रोफी कर गया था। सो इस केस में वो जो एडेनोमा वाला हाइपरप्लास्टिक एड्रीनल था उसकी हमने एड्रीनलेक्टमी कर दी। अब जो हेल्दी वाला था, जो एट्रोफिड था, उसको एक साल लग जाएगा वापस अपना साइज़ रीगेन करते करते। सो इस केस में अगेन हम जो है स्टीरॉयड थेरेपी जो है वो देते रहेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर करेंगे। सडन विदड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने सडन विदड्रॉ कर दिया तो पेशेंट जो है वो एडिसन डिजीज़ में जा सकता है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी में जा सकता है, या फिर जिसे हम कहें थर्ड डिग्री, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, थर्ड डिग्री एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ये तो थी सारी सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल थेरेपी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, मिटायरापोन दे सकते हैं या कीटोकोनाजोल दे सकते हैं। ये क्या करेंगे, स्टेरॉयड की सिंथेसिस को रिड्यूस करेंगी और जो सीवियर हाइपरकॉर्टिसोलिज्म के सिम्टम्स है जितने, वो सारे रिजॉल्व होंगे। मेडिकल थेरेपी सिर्फ हम तब करेंगे जब सर्जरी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जिसे हम कहते हैं CAH। इसका क्लासिकल सिनेरियो ये होता है कि एक बच्ची जो होती है वो पैदा होती है, उसके जेनिटेलिया जो होते हैं ना वो बड़े अजीब से होते हैं, ना कभी मेल में आ रहे होते हैं ना फीमेल में आ रहे होते हैं। वैसे उसको देखते हैं तो उसके अंदर ओवरीज भी होती हैं, सब कुछ सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जो उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो एम्बिगुअस से होते हैं। बाद में जब वो बड़ी होती है तो उसकी विरलाइजेशन हो जाती है, शॉर्ट स्टेचर होता है। ये इसका क्लासिकल सिनेरियो है। होता है इसमें क्या है, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, बच्चा पैदा हुआ है, उसका एड्रिनल जो है वो ऑलरेडी हाइपरप्लास्टिक है, हाइपर सेक्रेटिंग है, इसे हम कहते हैं एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। अब ये होता क्यों है? हमने पढ़ा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, एंड्रोजेंस होते हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, और ये सारे सिंथेसाइज होते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में। और इसमें डिफरेंट जो होते हैं वो स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई एंजाइम होता है। CAH में होता क्या है कि डिफरेंट एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी। इसकी वजह से होगा क्या कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब कॉर्टिसोल कम होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा नेगेटिव फीडबैक लूप को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी क्या करेगा, एसिटिएच ज़्यादा सिक्रीट करेगा और वो एड्रिनल्स को कहेगा चल भाई कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर। और कॉर्टिसोल जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। सो ऊपर से पिट्यूटरी जोर लगा रहा है, एसिटिएच ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, नीचे से कॉर्टिसोल चल नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ही नहीं। फिर ये हाई लेवल्स ऑफ एसिटिएच क्या करेंगे, ये हाई लेवल्स ऑफ एसिटिएच हमारे पास एंड्रोजेनिक कॉर्टिसोल प्रिकर्सर्स को इंक्रीज करेंगे। अब क्योंकि एंड्रोजेनिक है तो उसकी वजह से क्या होगा, मेल लाइक अफेक्ट आएंगे, जिससे हमने कहा एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ठीक है ना, वो मेल में जा रहे हैं ना फीमेल। एक्चुअली वो फीमेल के चाहिए थे, लेकिन अब क्योंकि एंड्रोजन बहुत ज़्यादा है तो वो अब थोड़े से एम्बिगुअस हो गए। विरलाइजेशन हो गया, आवाज़ भारी हो जाएगी, शॉर्ट स्टेचर, क्योंकि जितनी भी एपिफिजियल प्लेट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी क्लोज हो जाएंगी। अब इसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे, इट इज़ ट्रीटेड बाय द एक्सोजीनस सप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्टिसोल। जब हम बाहर से कॉर्टिसोल देंगे तो ये जो सारा नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू पिट्यूटरी जो सिक्रीशन किए जा रहा था एसिटिएच की, वो सारा पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा और कॉर्टिसोल जो है उसके लेवल्स ब्लड के अंदर रिस्टोर हो जाएंगे। सो इसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम कॉर्टिसोल एक्सोजीनसली देंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसे हम कहते हैं कौन सिंड्रोम। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन में क्या होगा कि सिर्फ एल्डोस्टेरोन के लेवल्स जो इंक्रीज कर जाएंगे, कोई कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा। इसमें जो करेक्टरिस्टिकली सिर्फ जो चीज़ें इंक्रीज करेगी, दिस इज गोइंग टू बी एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है, दिस इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसने करना क्या होता है कि सोडियम को बॉडी के अंदर लाना होता है, हाइपरनेट्रीमिया कराना होता है, और पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कराना होता है, यानी सिंपल वर्ड्स में कहें हाइपोकलीमिया कराना होगा। सो जब सोडियम बॉडी के अंदर आएगा उसको वाटर जो होगा फॉलो करेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। पोटाशियम जब बॉडी से बाहर जाएगा तो हाइपोकलीमिया होगा। इसके अलावा किडनी में ना ये जो टिब्यूल्स होते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पर भी एक्ट करके हाइड्रोजन को ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक
अल्कलोसिस होगी। सो अगर हम कौन सिंड्रोम को 3 चीज़ों से याद करना चाहें, पहली बात हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन की सारी मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास हेडेक वगैरह होगी, लेथार्जी होगी, ठीक है, सर में दर्द होगा, ये सारी एपिसोड्स हाइपरटेंशन की होगी। इसके अलावा हाइपोकलीमिक अल्कलोसिस, पोटाशियम कम होगा और अल्कलोसिस होगी। सो जब भी हाइपोकलीमिक होगा तो उसकी वजह से पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये वाले सिम्टम्स आएंगे, अल्कलोसिस में पेशेंट चला जाएगा। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, देयर इज़ नो एडीमा इन कॉन सिंड्रोम, कॉन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर एडीमा नहीं होगा। तो अगर इसकी लैब्स में देखें तो क्या होगा, पोटाशियम कम होगा, अल्कलोसिस होगी, सोडियम ज़्यादा होगा। सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द सिंड्रोम ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपोकलीमिया दैट इज कॉज बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर एक्ट करता है, सोडियम पोटाशियम पंप को छेड़ता है, जिसकी वजह से सोडियम एब्जॉर्ब होता है, वाटर उससे फॉलो करता है, हाइपरटेंशन और हाइपरनेट्रीमिया होता है। और इसके अलावा क्या होता है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन होती है यूरिन में, जिसकी वजह से हाइपोकलीमिया होता है। कॉजेज़ क्या है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी कौन सिंड्रोम होता क्यों है, दैट्स बिकॉज ऑफ एड्रीनल एडिनोमा, कोई एडिनोमा निकला है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया बाइलैटरल, ठीक है, या फिर एड्रीनल कार्सिनोमा, एडनोमा, हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा, ये 3 इसकी कॉजेज़ है। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो पेशेंट है वो 30 से 50 ईयर्स में प्रेजेंट करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल प्रेजेंट करेगी, हाइपरटेंशन होगी, हाइपोकलीमिया होगा, और पेशेंट जो होगा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की कंप्लेन करेगा, फॉर एग्जांपल हेडेक कई करेगा, दैट्स बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, दैट्स बिकॉज ऑफ हाइपोकलीमिया, क्रैम्प्स, ये भी हाइपोकलीमिया की वजह से होंगे। और इसके अलावा डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें PAC जो होगा वो इंक्रीज होगा, सो देयर इज इंक्रीज प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन। यही इंक्रीज्ड प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन, यही तो कौन सिंड्रोम है। कौन सिंड्रोम में होता भी यही है कि एल्डोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे। सो जब एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज करेगा तो उसके रिफ्लेक्स में प्लाज्मा रेनिन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि होता क्या था कि रेनिन निकलता था, वो एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता था, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता था, फिर 2 जो होता था वो एल्डोस्टेरोन को भी निकालता था, ऐसे ही था। अब इसमें एल्डोस्टेरोन खुद से ही इंक्रीज्ड है, तो ये सारा पाथवे क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, रेनिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सो हम कहेंगे देयर इज इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन एंड देयर इज डिक्रीज इन प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। सो अगर हम इनकी रेशो लें, PAC रेशो, PRA, तो वो रेशो होगी 25:1। तो ये स्ट्रांगली सजेस्टिव है कि जो पेशेंट है हमारे पास वो कौन सिंड्रोम का है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का है। लैब्स देखेंगे तो लैब्स में क्या होगा, हाइपोकलीमिया और हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया के साथ हाइपरटेंशन भी होगी। इसके अलावा हम और किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, वेल पेशेंट को अगर हम सोडियम की इन्फ्यूजन कर दें, सोडियम का लोड लगा दें, नॉर्मल सलाइन दे दें या उसको नमक खिला दें, ठीक है, सोडियम किसी तरह हम उसके अंदर लोड कर दें, तो होना क्या चाहिए था कि फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू जितना भी एल्डोस्टेरोन है उसे सप्रेस हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई एड्रीनल एडनोमा, हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन जो है वो सप्रेस नहीं हो रहा। सो देयर इज़ फेलियर ऑफ सप्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन विद द सोडियम लोडिंग। हमने उसको मिनरल्स दे दिए हैं, उसके बावजूद भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड सप्रेस नहीं हो रहा, लॉजिकली उसे फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू सप्रेस हो जाना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, CT करा सकते हैं, देखेंगे कि यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है। इसके अलावा एक और हरकत कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव एड्रिनल वेन कैथेटराइजेशन। जो एड्रिनल ग्लैंड्स की ड्रेनिंग वेन थी, हमने पढ़ा था कि राइट वाली जो है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में जाती है, और लेफ्ट वाली पहले लेफ्ट एड्रिनल वेन को ज्वाइन करती है और फिर इंफीरियर वेना केवा में जाती है। सो जो एड्रिनल से निकल रही हैं वेन, उनकी हम कैथेटराइजेशन कर लें, वहाँ से हम सैम्पल्स जो हैं वो ऑब्टेन कर लें। सो हम सैम्पल क्या करेंगे, एक इंफीरियर वेना केवा में से लेंगे और एक दोनों एड्रिनल वेन्स में से लेंगे, फिर हम उनकी रेशो जो है वो कंपेयर करेंगे। रेशो कौन सी होगी, एल्डोस्टेरोन टू कॉर्टिसोल रेशो। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि दोनों साइड्स के ऊपर ये रेशोज जो है ये इक्वल होनी चाहिए थे, लेकिन अगर कोई एक रेशो ऊपर नीचे है, उत्ते थल्ले है, तो इसका क्या मतलब कि यूनिलैटरल कोई डिजीज़ है, पैथोलॉजी है, और रेशो जो होगी वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दिस इज एल्डोस्टेरोन टू कॉर्टिसोल रेशो। सो अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो ये रेशो भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वेल ये डिपेंड करता है कि यूनिलैटरल एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है या फिर बायलैटरल हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड है। अगर तो यूनिलैटरल कोई ट्यूमर है तो उसकी हम एड्रीनलेक्टमी कर देंगे, उस साइड के एड्रीनल को निकाल देंगे, दूसरे एड्रीनल जो है वो रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा।
अगर बायलैटरल हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड्स है, लेफ्ट एड्रिनल राइट एड्रिनल दोनों बहुत ज़्यादा हाइपर फंक्शनिंग है, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सारी एड्रिनल अगर निकल जाएंगे तो लाइफ कॉम्पिटेंसी के साथ मसला हो जाएगा। सो इस केस में क्या करेंगे, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटेगनिस्ट है वो देंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी स्पाइरोनोलैक्टोन, और इसके साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। इसके बाद अगर बात करें एड्रीनल क्राइसिस की या एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी की, तो ये हमारे पास ऑपोजिट होता है कुशिंग सिंड्रोम का। कुशिंग में जो होता है वो स्टीरॉयड्स और कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, सब कुछ कम हो जाता है। सो एड्रीनल इंसफिशिएंसी में क्या होगा, प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी क्यों होगी, दैट्स बिकॉज ऑफ सम एड्रीनल डिजीज़। सेकेंडरी क्यों होगी, कि मसला जो होगा पिट्यूटरी में होगा। टर्शरी भी हो सकती है, टर्शरी में मसला जो होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। सो अगर कॉजेज़ की बात करें प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी की, प्राइमरी, ठीक है, इसका मतलब जो पैथोलॉजी है वो एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर है। क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ऑटो इम्यून, नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन। और अगर ऑटो इम्यून प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हमारे पास एसोसिएटेड हो टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ या होशिमोटोस थायराइडाइटिस के साथ, तो हम इसे कहते हैं ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इसके अलावा कोई स्पॉन्टेनियस हैमरेज हो गई है, जिस तरह मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया में हमारे पास वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर डीआईसी होते हैं, पेटेकियाई बनता है और पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर जा सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस, टीबी, टीबी इज़ वेरी वेरी कॉमन, फंगस, साइटोमेगालो वायरसेस, कैंसर्स। सो इन सारे केसेस में क्या हो सकता है, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी की, तो इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास पिट्यूटरी के अंदर है। सो क्या हो सकता है, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी दी है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू हमारे पास एसीटीएच जो है वो डिक्रीज कर गया है। सो प्रॉब्लम जो है वो पिट्यूटरी से आ रहा है। बायलैटरल एड्रिनल एक्टमी की है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स ही नहीं है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स हो सकते हैं, पिट्यूटरी की हैमरेज हो सकती है, एपोप्लेक्सी हो सकती है, शी हान सिंड्रोम हो सकती है। पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी के बाद पिट्यूटरी का साइज़ जो है वो ग्रो करता जाता है, और जब अचानक डिलीवरी होती है तो होता क्या है कि इस्कीमिया यहाँ पर बनता है, इन्फाक्शन हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। इसके अलावा अगर हम टर्शरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी की बात करें, तो टर्शरी में जो प्रॉब्लम होगा वो हाइपोथैलेमस के साथ होगा। सो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि कोई ऐसा पेशेंट जो कि क्रॉनिक स्टीरॉयड थेरेपी के ऊपर था और उसने अचानक सडन जो है अपनी स्टीरॉयड थेरेपी रोक दी है, तो इस केस में जो है वो टर्शरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है। सो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि एड्रिनल क्राइसिस या एड्रिनल इंसफिशिएंसी के अंदर क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, पहली बात कुछ जनरल फीचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल फीवर हो सकता है, वीकनेस, कन्फ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, ये बड़े जनरल से ना सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आप डिपेंड करता है कि एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी है या क्रॉनिक है। अगर तो एक्यूट है, फॉर एग्जांपल वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम हो गया हमारे पास, या फिर एड्रिनल क्राइसिस हो गए, ये सारे एक्यूट के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस होगा, एड्रिनल्स किसी स्ट्रेस की वजह से पेशेंट जो है वो एड्रिनल क्राइसिस में चला गया, और इस तरह पिक्चर आई जिस तरह पेशेंट जो है वो सेप्सिस में है या एमआई में है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में है, लेकिन एक्चुअली जो पेशेंट होगा वो एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर होगा। और अगर हम बात करें क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी की, तो ये पेशेंट के अंदर होगा जिनके अंदर इंसीडियस काफ़ी अर्से से कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर के जो है हमारे पास पेशेंट है, ये काफ़ी अर्से से स्टीरॉयड ले रहे हैं और इनके अंदर जो चेंजेस है ना वो बहुत ज़्यादा सटल है। सो ये किस तरह प्रेजेंट करेंगे, दे आर गोइंग टू अपीयर विद द हाइपर पिगमेंटेशन। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री जिसे प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं, सिर्फ इसके अंदर जो होती है हाइपर पिगमेंटेशन होती है। सेकंड डिग्री यानी पिट्यूटरी, और थर्ड डिग्री जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, इसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होती। दैट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऊपर से पिट्यूटरी के ऊपर से एसीटीएच जो है इसके अंदर इंक्रीज होती है। सो फर्स्ट डिग्री एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर एसीटीएच के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एसीटीएच का क्योंकि इन सारे हार्मोन्स का ना एक ही प्रिकर्सर होता है, प्रोपियोमेलानोकॉर्टिन, पॉम्पसी, यहीं से सारे निकलते हैं। सो जितने भी हमारे पास पिगमेंटेशन है, यानी एसीटीएच है, ये बाद में पिगमेंटेशन करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन सब का प्रिकर्सर एक ही है। सो फर्स्ट डिग्री एड्रिनल इनसफिशिएंसी में होता है क्या है कि पॉम्प सी की से एसीटीएच भी निकलता है, पॉम्प फिर वो बाद में ब्रेक डाउन होती रहती है और वहाँ से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी निकलते हैं। सो हाइपर पिगमेंटेशन जो फीचर है वो सिर्फ
फर्स्ट डिग्री एड्रिनल इंसफिशिएंसी के अंदर है, जिसे हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस सेकंड और थर्ड डिग्री के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी। अब अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस किस तरह करेंगे, क्योंकि एड्रिनल इंसफिशिएंसी है, कोई भी हमारे पास हार्मोन जो है वो नहीं आ रहा। फीमेल है वो प्रेजेंट करेगी लॉस ऑफ लिबिडो के साथ, ठीक है। उसके अलावा प्यूबिक हेयर पैटर्न जो है उसका चेंज हो जाएगा। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होंगे तो पेशेंट थक जाएगा, लेथार्जी हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। हाइपोटेंशन के साथ जनरल जितने सिम्टम्स है, फीवर, वीकनेस, कन्फ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, इस सब के साथ। और अगर प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है तो इस केस में जो एल्डोस्टेरोन होता है वो सही तरह काम नहीं करता। एल्डोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर एल्डोस्टेरोन के लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। सो प्राइमरी के अंदर क्योंकि एल्डोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा हाइपरकलीमिया के साथ, हाइपोनेट्रीमिया के साथ, इसी तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। कॉर्टिसोल नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। तो फिर हम डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे। अब ये टेस्ट क्या है? इसे हम कहते हैं सिंट्रोपिन टेस्ट, यानी सिंथेटिकली जो प्रिपेयर्ड ACTH होता है वो हम इन्फ्यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? कॉर्टिसोल के लेवल्स को चेक करते हैं। क्योंकि ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट है, होगा क्या कि हम ACTH पेशेंट के अंदर डालेंगे और वो एड्रीनल्स के ऊपर जाकर स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड्स को कि वो अपने सारे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीट करें। फिर हम क्या करेंगे? कॉर्टिसोल लेवल्स को चेक करेंगे। सो अगर हमने ACTH देने के बाद कॉर्टिसोल लेवल्स को चेक किया और कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो गए तो इस टेस्ट को हम कहेंगे दिस इज सिंट्रोपिन या ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। सो कॉर्टिसोल के जो लेवल्स होंगे वो हम 0, 30 और 60 मिनट के ऊपर चेक करेंगे। अब होगा क्या कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री दोनों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फर्स्ट डिग्री का तो ये मतलब हुआ कि एड्रिनल्स जो हैं वो डिजीज्ड हैं, एड्रिनल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स कोई हमारे पास रिस्पॉन्स आना ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी ACTH जो है वो सक्रिएट करते रहे। सेकंड डिग्री एड्रिनल इंसफिशिएंसी के अंदर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा? एड्रिनल्स तो ठीक है। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी अरसे से पिट्यूटरी ने ACTH भेजा ही नहीं एड्रिनल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से एड्रिनल्स जो हैं वो अब एट्रोफिड हो पड़े हैं। सो एट्रोफिड एड्रिनल के ऊपर जितना मर्जी ACTH मारते रहे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। सो चाहे फर्स्ट डिग्री हो या सेकंड डिग्री हो, दोनों के अंदर एड्रिनल्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगे। सो अगर कॉर्टिसोल के लेवल्स जो हैं वो लेस देन 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है तो इसका मतलब कि पेशेंट जो है वो एड्रिनल इंसफिशिएंसी है। इसके अलावा हम प्लाज्मा के ACTH लेवल्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर तो प्लाज्मा के ACTH लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब कि जो पेशेंट है वो हमारे पास प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी का है। क्योंकि प्राइमरी में हुआ क्या है कि डिजीज़ जो है वो एड्रिनल्स के साथ है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि एल्डोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कॉर्टिसोल नहीं प्रोड्यूस हो रहा, सेक्स हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। सो इस सारे को बैक पुश करने के लिए थ्रू द नेगेटिव फीडबैक लूप पिट्यूटरी जो है वो जोर लगा रहा है, जिसकी वजह से ACTH के लेवल्स ऑलरेडी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गए। सेकेंड और थर्ड डिग्री के अंदर ACTH के लेवल्स जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। डिक्रीज़ क्यों होंगे? क्योंकि प्रॉब्लम जो है या पिट्यूटरी के साथ है, या थर्ड डिग्री में प्रॉब्लम जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ है। जब वो ही डिजीज़ है तो उन्होंने ACTH जो है वो सक्रिएट करना ही नहीं है। सो जब वो ACTH नहीं सक्रिएट करेंगे तो ACTH के लेवल्स जो होंगे वो लो होंगे। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी की भी ट्रीटमेंट है और क्रॉनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी की भी ट्रीटमेंट है। अगर एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी जिसे हम एड्सन डिजीज़ कहें उसकी बात करें तो एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको हमने डायग्नोस करते साथ इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लैब्स का इंतज़ार नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को तुन के जो होगा ना IV फ्लूइड्स देंगे, 3 लीटर तक नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल सलाइन होगा 3 लीटर, ये 6 घंटे के अंदर अंदर देंगे। उसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। अब क्योंकि ये एड्रिनल इंसफिशिएंसी है, स्टीरॉइड्स ही नहीं है, कॉर्टिसोल ही नहीं है, तो हम बाहर से कॉर्टिसोल लगाएंगे। अब जो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है उसमें हम स्टीरॉइड्स भी देंगे, कॉर्टिसोल भी देंगे और साथ फ्लूड्रोकॉर्टिसोन भी देंगे, जो कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एगेनिस्ट है। अब प्राइमरी में होता क्या है कि
कॉर्टिसोल भी नहीं होता, एल्डोस्टेरोन भी नहीं होता। तो कॉर्टिसोल की रिप्लेसमेंट में बाहर से हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दिया, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट हमने बाहर से कर दी, फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन दे दिया। लेकिन जो सेकेंड डिग्री और जो थर्ड डिग्री यानी जो पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमस रिलेटेड है एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इनके अंदर एल्डोस्टेरोन होता है। सो इसके अंदर हम फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन नहीं देंगे, हम सिर्फ कॉर्टिसोल बाहर से दे देंगे या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे। सो सेकंड डिग्री की ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन। थर्ड डिग्री की क्या है, सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन। लेकिन फर्स्ट डिग्री की क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी और साथ उसके फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन भी। इसके अलावा अगर बात करें क्रॉनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी की, तो वो हम किस तरह ट्रीट करेंगे, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देंगे और साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी देंगे। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें तो पहली बात हमने पेशेंट करना है, जब भी तुमने बीमार होना है, स्ट्रेस में होना है, तो तुमने ये स्टीरॉयड्स लेने नहीं छोड़ने, बल्कि अपनी डोज जो है वो डबल कर देनी है। इसको कहते हैं 3/3 रूल, यानी अपनी डोज जो है वो ट्रिपल कर देनी है फॉर 3 वीक्स, ये उसको बताना है। दूसरी बात, अगर कोई हमारे पास पेशेंट है एड्रीनल इनसफिशिएंसी का और वो सर्जरी में जाना चाह रहा है, उसकी कोई सर्जरी होनी चाह रही है, यानी सर्जरी भी एक स्ट्रेस ही है, और ये स्ट्रेस जो होता है ये ट्रिगर करता है। सो इस पेशेंट को हम कहेंगे कि सर्जरी से पहले तुमने स्टीरॉयड की एक्स्ट्रा डोज लेनी है, ताकि जो स्ट्रेस होगा उसको ये कंपनसेट करे, और जब सर्जरी हो जाएगी तो पहले 24 घंटे के अंदर भी एक्स्ट्रा डोज लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें एड्रीनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा की, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, मैलिग्नेंसी है, पुअर प्रोग्नोसिस है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाईमोडल है। पहली पीक जो होती है वो चाइल्डहुड में आती है, दूसरी पीक जो होती है वो 40-50 साल के अंदर आती है। स्टेजिंग की अगर बात करें तो एड्रीनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा की स्टेजिंग किस तरह कर सकते हैं, एक्सरे भी करा सकते हैं, एक्सरे चेस्ट का, उसके अलावा CT MRI करा सकते हैं, स्केलेटल सर्वे करा सकते हैं, MIBG करा सकते हैं। अब ये MIBG क्या चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड 131 MIBG, जिसे हम कहते हैं मेटा आयोडोबेंजाइल ग्लूटीन। ये होता क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिंक्टिग्राफी स्कैनिंग। ये रेडियो एक्टिव है, लेबल्ड पार्टिकल है, इसे इंजेक्ट करते हैं और बाद में कैमरा से पिक करते हैं, सिंक्टिग्राफी कराते हैं। सो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई प्राइमरी ट्यूमर्स एज वेल एज रेजिडुअल ट्यूमर्स और रिकरेंट ट्यूमर्स। इसके अलावा अगर स्टेजिंग की बात करें एड्रीनल कार्सिनोमा की, तो इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस आते हैं। स्टेज 1 में क्या होगा कि जो एड्रीनल कार्सिनोमा होगा वो एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर ही कन्फाइंड होगा, एड्रीनल ग्लैंड से वो बाहर नहीं जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा कि ग्लैंड से बाहर चला जाएगा बियॉन्ड द ऑर्गन, लेकिन मिड लाइन क्रॉस नहीं करेगा। स्टेज 3 में क्या होगा कि मिड लाइन क्रॉस कर जाएगा, ग्लैंड से भी बाहर आ जाएगा। स्टेज 4 क्या होगा, डिस्टेंट मैट्स होंगे। ट्रीटमेंट क्या है एड्रीनल कार्सिनोमा की, वेल सर्जिकल एक्सीजन है, और अगर सर्जिकल एक्सीजन नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, डीबल्किंग करेंगे अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी किस तरह करेंगे, माइटोटेन के साथ। इसके बाद अगर बात करें एड्रीनल इंसिडेंटल लोमा की, तो ये क्या है, एक हमारे पास ओमा मीन्स मैस है, एड्रीनल मैस है, जो कि हम इंसिडेंटली डायग्नोज कर रहे होते हैं। पेशेंट को हम किसी और काम के लिए एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, एब्डोमिनल इमेजिंग स्टडीज़ हम किसी और काम के लिए कराते हैं, और जी आगे एड्रीनल के अंदर एक छोटा सा मैस पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंटल लोमा, जो हम इंसिडेंटली जो है ये इसको फाइंड आउट करते हैं थ्रू एब्डोमिनल इमेजिंग। ये वैसे सिम्टोमेटिक होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता है, नॉन फंक्शनल है, आराम से उधर चुप करके जो है वो बैठा होगा। 75% केसेस के अंदर ये नॉन फंक्शनल है। लेकिन अगर ये फंक्शन करने लग जाए तो ये क्वेश्चन कराएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कराएगा, जिसकी वजह से कौन डिजीज़ होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा करा सकता है, मेट्स निकाल सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉन फंक्शनिंग है, लेकिन 25% केसेस के अंदर ये फंक्शनिंग भी हो सकता है। डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे, वेल इंसिडेंटली जब हमें मैस मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, फुल वर्कअप करवाएंगे, ताकि हम चेक करें कि ये फंक्शनल है या फिर ये मलिग्नेंट है, या कुछ सिक्रीट कर रहा है, कुशिंग करवा रहा है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करा रहा है, फियोक्रोमोसाइटोमा रिलीज़ करा रहा है, या मलिग्नेंट है। सो ये हम किस तरह सारे डायग्नोसिस कराएंगे, कुशिंग देखने के लिए तो हम सिंपली जो है कॉर्टिसोल के लेवल्स करा लेंगे मॉर्निंग और मिडनाइट, सर्कैडियन रिदम जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ये भी हम कुशिंग में करवाएंगे। 24 आवर्स यूरिनरी एक्सक्रीशन कॉर्टिसोल की चेक करेंगे कुशिन के अंदर, मेटानेफ्रिन्स की चेक करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा में, और उसके अलावा प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन भी फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर चेक करेंगे। उसके अलावा सीरम सोडियम पोटाशियम लेवल्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ये अब क्यों चेक करें, वेल ये अब
हम एल्डोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स के लिए चेक करें। जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो सोडियम के लेवल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, हाइपोकलीमिया के अंदर पेशेंट चल जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन के लेवल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, प्लाज्मा रेनिन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। इसी तरह सीरम DHEA कराएंगे, टेस्टोस्टेरोन या 17 हाइड्रोक्सी एस्ट्राडियोल यानी सिंपल वर्ड्स में टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन चेक करेंगे, कहीं ये सेक्स हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स तो नहीं है। अगर तो टेस्टोस्टेरोन होगा तो पेशेंट फीमेल हुई तो उसके अंदर विरलाइजेशन हो जाएगी, और अगर ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर हुआ और मेल पेशेंट हुआ तो उसके अंदर फेमिनाइजिंग ट्यूमर हम इसे कहेंगे। सारे जो औरतों वाले करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा CT MRI कराएंगे, उस एड्रीनल मैस को देखेंगे, उसका साइज़ तो नहीं बड़ा हो रहा, कोई मैलिग्नेंसी आसपास तो नहीं है, मैट्स तो नहीं है आसपास। इसके अलावा एड्रीनल ट्यूमर्स की बायोप्सी कराएंगे अगर फिर भी सस्पिशन है। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो फंक्शनल ट्यूमर्स हैं उनके अलग है, नॉन फंक्शनल है उनके अलग है। सो अगर तो कोई ट्यूमर जो है हमारे पास फंक्शनल है यानी ये सब सिक्रीट कर रहा है तो उसको हम सिंपली निकाल दें, एक्सरसाइज कर देंगे, डीबल्क वगैरह कर देंगे, ठीक है, और या फिर उसके साथ कीमो रेडियोथेरेपी वो यूज़ करेंगे। और अगर कोई ट्यूमर नॉन फंक्शनल है, बस आराम से चुप करके वहाँ पे पड़ा है और उसका साइज़ जो है 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसे छोड़ देंगे। हाँ, अगर उसका साइज़ जो है रिसेंटली बढ़ना स्टार्ट हो रहा है और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, एड्रीनलेक्टमी करेंगे, उस एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव करेंगे। ओपन भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी एड्रीनलेक्टमी कर देंगे। इसके अलावा नॉन फंक्शनल एड्रीनल ट्यूमर्स जो कि 4 सेंटीमीटर से छोटे थे, हमने कहा था अगर 4 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सो अगर तो कोई 4 सेंटीमीटर से छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप कब करेंगे, 6, 12 और 24 मंथ पर। फॉलोअप में क्या क्या करवाएंगे, MRI करवाएंगे और सारे सारे हार्मोन्स करेंगे, कॉर्टिसोल करवाएंगे, उसके अलावा सोडियम पोटाशियम एल्डोस्टेरोन देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन देखेंगे, ईस्ट्रोजन देखेंगे, यूरिनरी एक्सक्रीशन कॉर्टिसोल की देखेंगे, मेटानेफ्रिन्स की देखेंगे, प्लाज्मा के अंदर मेटानेफ्रिन्स देखेंगे, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट वगैरह ये सारे हम एवरी 6, 12, 24 मंथ्स पे करवाएंगे अलॉन्ग विद MRI। इसके अलावा अगर बात करें एड्रिनल मेडुला की, मेडुला जो होता है वो अंदर वाला पोर्शन होता है, ये कैटेकोलोमीन सेक्रेट करता है। 80% जो है एड्रीनलिन और 20% नॉर एड्रीनलिन सेक्रेट करता है। इसके अलावा ये नॉर एड्रीनलिन के कुछ प्रिकर्सर जिसे हम कहें डोपामाइन, ये भी सेक्रेट करता है। अब स्मॉल अमाउंट भी हो सकती है कैटेकोलोमीन्स की और लार्ज अमाउंट भी होती है। जो स्मॉल अमाउंट होती है कैटेकोलोमीन्स की वो हमारे पास एक्सक्रीट होती है यूरिन में इन फ्री एंड कॉन्जुगेटेड फॉर्म। और अगर यही कैटेकोलोमीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, लार्ज अमाउंट्स है, तो वो एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेट एड्रीनलिन एंड नॉर मेट एड्रीनलिन एंड VMA। ठीक है, लार्ज अमाउंट्स मेट एड्रीनलिन, मेट नॉर एड्रीनलिन और VMA की फॉर्म में एक्सक्रीट होती हैं। स्मॉल अमाउंट्स जो होती हैं वो फ्री और कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट होती हैं। अब हमें पता है कि जो एड्रीनल का मिड्यूला है वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में से निकला है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या करते हैं, क्रोमाफिन जो होते हैं एक्टोडर्मल सेल्स बनाते हैं जहाँ से मेड्यूला बनता है। अब अगर किसी बंदे के अंदर एड्रीनल मेड्यूला नहीं है तो वो लाइफ के साथ कंपैटिबल हो सकता है, क्योंकि यही क्रोमाफिन सेल्स जो है ये मेड्यूला के अलावा और बड़ी जगहों के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल रेट्रोपेरिटोनियम में होते हैं, मीडियास्टनम में होते हैं, नेक में होते हैं, और ये हमारे पास नॉर एड्रीनलिन रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट में से हमने एड्रीनलिन देखा है, यानी हम सिंपली कहें कि मेट एड्रीनलिन आ रहा है, ठीक है, और उसके ब्लड के अंदर एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन नहीं है, तो इसका मतलब कि ट्यूमर जो है वो सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर है, एड्रीनल मेड्यूला के अंदर है, क्योंकि एड्रीनल मेड्यूला ही वो सेल्स हैं जो कि एड्रीनलिन बनाते हैं। इसके अलावा बॉडी में और कोई एड्रीनलिन नहीं बनाता, बाकी जितने ये सारे ये नॉर एड्रीनलिन्स बनाते हैं। सो अगर किसी टेस्ट में एड्रीनलिन्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि ये एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर है, क्योंकि एड्रीनल मेड्यूला जो नॉर एपी भी बनाते हैं और एपी भी बनाते हैं, लेकिन जो बाकी सेल्स हैं वो सिर्फ एपी बनाते हैं। बाकी सेल्स में कौन से आ सकते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर, मीडियास्टनम के अंदर, जितने भी क्रोमाफिन सेल्स हैं ये सारे। इसके अलावा अगर बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो ये हमारे पास क्या है, एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर है। 80% ऑफ द टाइम ये हमारे पास क्या करता है, दिस इज गोइंग टू सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा मेड्यूलरी भी हो सकते हैं, यानी एड्रीनल मेड्यूला से बाहर भी हो सकता है, पैरागैंग्लियोनिक टिश्यूज़ हो सकते हैं, ये 20% केसेस में। और ये नॉर एड्रीनलिन सिर्फ सिक्रीट करते हैं। अगर एड्रीनलिन निकल रहा है तो इसका मतलब कि ये मेड्यूला में से, और अगर नॉर एड्रीनलिन निकल रहा है तो इसका मतलब कि ये मेड्यूला में से नहीं है, दिस इज़ एक्स्ट्रा
एड्रीनल। फियोक्रोमोसाइटोमा के कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं 10%। 10% एक्स्ट्रा एड्रीनल है, ठीक है, 90% जो है एड्रीनल के अंदर है। 10% बायलैटरल है, 90% यूनिलैटरल है। 10% फेमिलियल है, 90% नहीं है। 10% बच्चों में होते हैं, 10% मेलिग्नेंट है, 90% ऑफ टाइम ये बिनाइन है। उसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस भी हैं। जब भी किसी पेशेंट में डायग्नोज होगा तो ये कंडीशन हम अंडर डिफरेंशियल ज़रूर रखेंगे। पहली कंडीशन है कि मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के साथ ये एग्जिस्ट करता है फियोक्रोमोसाइटोमा। उसके अलावा वॉन हिप्पल लिंडू के साथ ये एग्जिस्ट करता है, और तीसरा ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के साथ एग्जिस्ट करता है। अब प्रेगनेंसी के वक्त फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो बड़ा मिस हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही बीपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो अगर पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है तो वो हम मिस कर सकते हैं, और मटरनल और फीटल दोनों की मोर्टेलिटी हो सकती है। अब चेंजेस क्या हैं अगर फियोक्रोमोसाइटोमा में आया, हम कह के मलिग्नेंट है। क्या फीचर्स हैं इसकी मलिग्नेंसी के? पहली बात, कैप्सूलर ब्रीच हो जाए, वास्कुलर इन्वेजन हो जाए, वेसल्स को इन्वेड कर दे, कैप्सूल को इन्वेड कर दे, या इसके अलावा Ki-67 पॉजिटिव सेल्स मिल जाएं, तो इसका मतलब कि ये फियोक्रोमोसाइटोमा जो है दिस इज मलिग्नेंट। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल, 90% ऑफ टाइम पेशेंट जो है हेडेक, पाल्पिटेशन और स्वेटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके 6 पीज हैं, वो हमें अच्छी तरह देखने पड़ने हैं। अब फियोक्रोमोसाइटोमा से रिलेटेड 5 पीज हैं। पीज क्या है? पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन हर वक्त नहीं होगी, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ जो होती है मेटानेफ्रीन्स और एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन की ये कम है, और हाइपरटेंशन अच्छी खासी वाह होगी, 200 तक जाएगी, ठीक है, इसलिए इसका। इसके अलावा पहली बात पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन है, दूसरी बात पैल्पिटेशन होगी, तीसरी बात प्रेस्पिरेशन होगी, चौथी बात पेन इन हेड होगी यानी हेडेक, और पांचवी बात कि पेशेंट जो होगा वो पैलर होगा। इसके अलावा और क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? वेल, वेट लॉस हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, उसके अलावा नॉजिया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? बायोकेमिकल भी है, रेडियोग्राफिक भी है। बायोकेमिकल में क्या करेंगे? हम सबसे पहले पेशेंट को जो है स्क्रीन करेंगे। जितने भी पेशेंट हमारे पास 40 ईयर से कम है उन्हें हमें स्क्रीन करना चाहिए फॉर कैटिकोलामीन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स। कैटिकोलामीन्स यही होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। उसके अलावा 24 आवर्स यूरिनरी एक्सक्रीशन हम चेक करेंगे कैटिकोलामीन्स की और उनके मेटाबोलाइट्स की, फॉर एग्जांपल वीएमए हो गया, मेटेड्रीनलिन, नॉर मेटेड्रीनलिन वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्रेटिनिन लेवल चेक करेंगे, ये देखेंगे कि यूरिन का अपने सैंपल जो है वो एडिक्वेट लिया भी है कि नहीं। इसके अलावा सीरम कैटिकोलामीन्स के लेवल चेक करेंगे, यानी सीरम एड्रीनलिन चेक करेंगे, सीरम नॉर एड्रीनलिन वगैरह चेक करेंगे। उसके अलावा बायोप्सी जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली वास्कुलर ग्लैंड है, तो इसमें हम बायोप्सी जो है वो नहीं करेंगे। इसकी एक और रीज़न ये भी है कि इसमें सीडिंग के जो हैं वो चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफिक में क्या कराएंगे? CT MRI करवाएंगे, और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर से बड़े बड़े जितने भी फियोक्रोमोसाइटोम है उन्हें पिक करेंगे। इसके अलावा सिंटिग्राफी स्कैनिंग कराएंगे, जिसमें 131 MIGB या स्पेक्ट आएगा। 131 MIBG को क्या कहते हैं? दिस इज मेटा आयोडो बेंजाइल ग्लूटीन। उसके अलावा स्पेक्ट क्या होता है? दिस इज सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और ये हमारे पास 90% ऑफ प्राइमरी ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, पिक कर लेगा। DDs क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा के? असेंशियल हाइपरटेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, हाइपरथायराइडिज्म या फंक्शनल बाउल डिजीज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट वेल क्या करेंगे? क्योरेटिव, क्योर जो है वो सिर्फ सर्जरी में ही है। मेडिकल दे सकते हैं जिसमें हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह वगैरह, लेकिन जो एग्जैक्ट क्योर है वो सर्जिकल एक्सीजन भी है। सो द क्योर फॉर ट्रीटमेंट ईदर फॉर बिनाइन और मेलिग्नेंट इज सर्जिकल एक्सीजन। उसके अलावा एक्सीजन किस तरह कर सकते हैं? ओपन भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। सो सर्जरी से पहले हम क्या करेंगे? प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन करेंगे, और इसमें सबसे पहले पेशेंट के बीपी को कंट्रोल करेंगे, फिर उसे सर्जरी के लिए भेजेंगे। बीपी किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिसमें इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है जिसे हम कहते हैं फिनॉक्सी बेंजामीन। फेंटोलामीन है वो रिवर्सिबल है, वो नहीं प्रेफर करते। जो इरिवर्सिबल है फिनॉक्सी बेंजामीन, इसे प्रेफर करेंगे। डोज क्या होगी जी? हमारे पास 10 से 20 मिलीग्राम होगी, ट्वाइस डेली देंगे, और डोज जो है वो 100 से 160 तक भी जा सकती है। तब तक इसकी डोज बढ़ाते जाएंगे जब तक पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक पोस्टल हाइपोटेंशन में नहीं है। अब अल्फा ब्लॉकर कभी भी हम अकेले नहीं देंगे, क्योंकि अल्फा ब्लॉकर ने क्या कराना है? वेजोडाइलेशन करानी है, और रिफ्लक्स जो होगा टेकी हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। सो अल्फा ब्लॉकर्स आर ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद द बीटा ब्लॉकर्स, और बीटा ब्लॉकर्स को ऐड करेंगे जो कि टेकी और एरिथमियास को ट्रीट करेंगे।
ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कार्डिक डिसफंक्शन है उनके अंदर हम पल्मोनरी आर्टरी कैथीटर पास करेंगे ताकि हम सारी मेजरमेंट्स जो है उसे मॉनिटर करते रहें और ऐसे पेशेंट्स को हम आईसीयू में ले जाएंगे। उसके अलावा पोस्ट ऑप क्या करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर देंगे और इसके अलावा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे जो कि हमारे पास सिंपली वेजोडाइलेटर है। तो अगर हम फियोक्रोमोसाइटोमा के एल्गोरिदम की बात करें तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, यूरिन चेक करेंगे, 24 आवर्स चेक करेंगे, उसके अंदर जितने भी मेटानेफ्रीन, वीएमए, कैटेकोलामीन्स, ये सारे। जब डायग्नोसिस बन जाएगा तो फिर हम एमआरआई सीटी कराएंगे या 131 एमआई पीजी या स्पेक्ट करवाएंगे। ट्यूमर जो है वो लोकलाइज हो जाएगा। जब लोकलाइज हो जाएगा तो हम प्री ऑपरेटिवली उसे तैयार करेंगे। किस तरह तैयार करेंगे, इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर जिसे हम फिनॉक्सीबेंजामीन कहते हैं वो देंगे, साथ बीटा ब्लॉकर देंगे। जब पेशेंट हमारे पास प्री ऑपरेटिवली स्टेबल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लैप्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू जाएंगे जिसमें जो अच्छी अप्रोच है दिस इज़ पोस्टीरियर अप्रोच। ठीक है, और इसके लिए जो है ज़रूरी लोकलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोकलाइज हमने किस तरह किया है, एमआरआई सीटी या 131 एमआई जीबी के थ्रू किया है। उसके अलावा लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा की तो इसमें क्या है कि 10% जो है फियोक्रोमोसाइटोमा वो मैलिग्नेंट होते हैं, 90% बिनाइन होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन, उसके अलावा माइटोटेन देंगे। पहली बात एक्सीजन करेंगे, सर्जिकली एक्साइज कर लेंगे। दूसरी बात एडजुवेंट में माइटोटेन देंगे। तीसरी बात एमआईबीजी करवाएंगे और साथ कीमोथेरेपी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर इसकी सर्जिकल एनाटमी की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत छोटा सा ग्लैंड है, पी के साइज़ जितना होता है। इसका जो वेट होता है दैट इज़ राउंड अबाउट 500 mg है, जिसे कहें 0.5 किलोग्राम। अब ये होता कहाँ पर है, सेला टशिका के ऊपर होता है और इसके ऊपर से डायफ्रैग्मा सेला आता है विच इज़ अ फोल्ड ऑफ ड्यूरम मैटर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक स्टॉक के थ्रू कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस के साथ और हाइपोथैलेमस जो होता है इसे कंट्रोल कर रहा होता है, दिस इज़ मास्टरमाइंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो इसके दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर वाले को कहते हैं दिस इज एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब अगर ट्यूमर्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये हम डिटेक्ट करेंगे जब ये माइक्रो एडिनोमा भी होंगे या फिर ये मैक्रो एडिनोमा भी होंगे। हम दोनों फॉर्म्स में से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए एमआरआई होती है। अब जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर निकलेगा, क्योंकि ये सेला टर्शिका में है और इसके पास से जो है वो ऑप्टिक नर्व्स आती हैं, ऑप्टिक क्याज़्मा बनाती हैं, ऑप्टिक ट्रैक। सो एक ऑप्टिक क्याज़्मा को जो है कंप्रेस करता है जिसकी वजह से बाईटेम्परल हेमिनोपिया होता है। सो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड एनलार्ज करेगा, इसका ट्यूमर होगा, दिस इज़ गोइंग टू एक्सपैंड एंड कंप्रेस द ऑप्टिक क्याज़्मा जिसकी वजह से बाईटेम्परल हेमिनोपिया होगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करना था कि ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करना था, उसके अलावा प्रोलैक्टिन भी सिक्रीट करना था और इसके अलावा ये हमारे पास एसीटीएच भी सिक्रीट करता है। सो जब इसका हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से ये सारे फंक्शन जो है इंक्रीज हो जाएंगे। जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रीशन में आएगा तो उसकी वजह से एक्रोमेगैली होगी। इसको ट्रीट करेंगे सोमैटोस्टैटिन देकर, जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टीन, और ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को नॉर्मलाइज कर देगा। स्मॉल एडिनोमास को हम रिमूव करेंगे। रेडियोथेरेपी जो है वो लार्ज पिट्यूटरी ट्यूमर्स के लिए। उसके अलावा अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की बात करें तो उसकी वजह से क्या होगा, गैलेक्टोरिया हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा, इम्पोटेंस और गायनोकोमेस्टिया मेल्स में हो जाएगी। इसके अलावा स्मॉल एडिनोमास जो होते हैं वो हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ई न्यूक्लिएशन होती है, उन्हें रिमूव करते हैं। और लार्ज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट में हम ब्रोमोक्रिप्टीन यूज़ करते हैं। इसी तरह पिट्यूटरी ने एसीटीएच जो है वो सिक्रीट करना होता है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से कुशिंग डिजीज़ हो जाएगी। अब क्योंकि प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है इसीलिए हम कुशिंग डिजीज़ कह रहे हैं। सो एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडनोमा की वजह से हो गया और इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, विद द रिमूवल और रेडिएशन। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करें, एक्रोमेगैली में अगर स्मॉल एडिनोमाज हैं तो उन्हें रिमूव करेंगे। एक्रोमेगैली में अगर लार्ज एडिनोमाज है तो उसके लिए रेडियोथेरेपी है। प्रोलैक्टिनोमाज के अंदर अगर स्मॉल एडिनोमाज है पिट्यूटरी के तो उसकी इनिक्लेशन है, अगर लार्ज है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के अंदर तो ब्रोमोक्रिप्टीन है। कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या है, रिमूवल या रेडिएशन। अब होता क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो तो FSH LH ACTH ये सिक्रीट कर रहा होता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो एक स्टोरेज वाली जगह है। अब होता क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन
प्रोड्यूस करता है और कुछ नर्व के फाइबर्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर कर देता है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हार्मोन्स नहीं बनाता, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से कौन से हार्मोन्स जो हैं वो निकल सकते हैं? वैसोप्रेसिन, जिसे हम एडीएच कहते हैं, या जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन। अब होता क्या है कि ये नर्व के साथ पास होकर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब पिट्यूटरी में क्या होता है कि हमारे पास क्लोज रिलेशन है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो जब भी हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, अब क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब आपस में बड़े क्लोज हैं, सो जब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो उसके साथ साथ ही टीएसएच भी रिलीज होने लग जाता है, प्रोलैक्टिन भी प्रोड्यूस होने लग जाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस प्रोलैक्टिन सेक्रीशन बाय डोपामिन रिलीज। ओके, सो नेक्स्ट इज पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स, जिन्हें हम पैट्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन ट्यूमर्स हैं, सिंगल भी होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, मलिग्नेंट भी होते हैं, और इनकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है मैन सिंड्रोम के साथ, विच आर मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजियास। मैन सिंड्रोम हमारे पास मैन 1 भी होते हैं, मैन 2 भी होते हैं, मैन 2 फर्दर डिवाइडेड होते हैं, मैन 2A एंड मैन 2B। अब होता क्या है कि जो एंडोक्राइन सेल्स हैं पैंक्रियाज के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं, पेट्स पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पैंक्रियाज की बात हो रही है। सो जो पैंक्रियाज के जितने एंडोक्राइन सेल्स हैं वो हमारे पास ग्रुप फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। यहाँ पर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन निकालते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं, और इसके अलावा कुछ नॉन फंक्शनिंग न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं। वो जो नॉन फंक्शनिंग न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? वेल, इंसुलिनोमास हो सकते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करें, गैस्ट्रिनोमा हो सकते हैं जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करें, नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स वीआईपीओमास हो सकते हैं, उसके अलावा ग्लूकागोनोमास हो सकते हैं, या सोमैटोस्टैटिनोमास हो सकते हैं। अब हमने जिस तरह बात की कि बीटा, अल्फा, डेल्टा, नॉन फंक्शनल एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ये सारे एंडोक्राइन सेल्स है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में। अब अनलाइक एक्सोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है, ये एक्सोक्राइन नहीं है, ये एंडोक्राइन है। अब क्योंकि ये एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं तो इनके ऊपर एसएसआर्स हैं विच आर सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स। अब क्योंकि ये एसएसआर रिसेप्टर्स यानी सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं तो हम इन्हें ईजिली डिटेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियो लेबल्ड ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन। इन्हीं सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स की वजह से सेल जो हैं रेडियो लेबल्ड ऑक्ट्रियोटाइड को पिक करेंगे और हम उन्हें स्कैन कर लेंगे। अब इसमें होगा क्या कि हम एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड सोमैटोस्टैटिन एनालॉग जो आईवी इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद पूरी बॉडी का रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन करा देंगे। और ये कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है कि अब हमने पुरानी टेक्निक्स फॉर एग्जांपल एंजियोग्राफी या सेलेक्टिव सैम्पलिंग, इसको अब हमने छोड़ दिया और अब हम यही कराते हैं, रेडियो लेबल्ड ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन। इसके अलावा अगर बात करें इंसुलिनोमास की, तो ये क्या है? दीज आर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स ऑफ द पैंक्रियाज, और इनका एक ट्राइएड है सिम्टम्स का, जिसे हम कहते हैं विपल्स ट्राइएड। ट्राइएड क्या है जी? अब क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा सक्रिएट होगी तो पेशेंट जो है वो सवियर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ आएगा। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होंगे क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, जैसे ही पेशेंट को हम ग्लूकोज डालेंगे तो उसके सिम्टम्स में रिलीफ आ जाएगा। यही विपल्स ट्राइएड है, यही 3 सिम्टम है। पहला सिम्टम सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा सिम्टम है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो होंगे वो 50 से कम होंगे, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। तीसरा सिम्टम जब ग्लूकोज देंगे तो उससे रिलीफ आ जाएगा। सो हाइपोग्लाइसीमिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जितने भी हमारे पास सिंपैथेटिक ओवरड्राइव यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले सिम्टम्स है वही हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, ट्रेमर, टेकी, एंजाइटी, सीजर्स, इसके अलावा वीकनेस वगैरह भी हो सकती है। अब जो 90% ऑफ टाइम हमारे पास इंसुलिनोमास होते हैं वो बिनाइन होते हैं और सिंगल होते हैं। 10% जो होते हैं वो जस्ट मलिग्नेंट होते हैं। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? वेल, फास्टिंग टेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट को हम काफ़ी अरसे के लिए भूखा रखेंगे, अप टू 72 आवर्स हम उसे कुछ भी नहीं खाने के लिए देंगे, और उस पेशेंट के अंदर सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? कुछ लैब्स करवाएंगे। क्या करवाएंगे जी? इंसुलिन चेक करेंगे। अब होना क्या चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन में जब वो खाना खाए तो उसकी इंसुलिन रिलीज़ हो, ठीक है। अब क्योंकि ये पेशेंट ही भूखा है तो इसके अंदर इंसुलिन को लॉजिकली कम होना चाहिए, लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या है? इंसुलिनोमास है, इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स है, तो इसके इंसुलिन के लेवल्स जो होंगे वो हाई होंगे। सो अगर हम उसको भूखा रखने के बाद 72 घंटे भूखा रखने के बाद हम उसके लैब्स करवाएं और उसमें सीरम इंसुलिन के लेवल्स देखें तो वो 10 से ज़्यादा होंगे।
नॉर्मल कितने होने चाहिए, 6 से कम होने चाहिए। ग्लूकोज लेवल देखें तो 40 से कम शुगर हो, ठीक है। उसके अलावा सी पेप्टाइड देखें। अब जो सी पेप्टाइड है ना वो सिर्फ एंडोजीनस इंसुलिन के साथ है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन निकल रही है सिर्फ उसमें ही सी पेप्टाइड है। अगर कोई पेशेंट अपने आप को बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करता है तो उस पेशेंट के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होगा। सो अगर हम सी पेप्टाइड के लेवल्स चेक करें तो ये 2.5 से ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिनोमा है, इंसुलिन प्रोड्यूस किए जा रहा है, इंसुलिन के साथ साथ सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस होगा। सो इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़ेंगे, सी पेप्टाइड के लेवल्स भी बढ़ेंगे, प्रो इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़ेंगे और ग्लूकोज के लेवल जो है वो कम होंगे। इसके अलावा हमें साथ स्क्रीन करना पड़ेगा सल्फोनाइल यूरिया को। सल्फोनाइल यूरिया क्या होती है, हमारे पास सिक्रीटोगोगस ड्रग्स होती है, क्या कराती हैं, पैंक्रियास से इंसुलिन को सिक्रीट कराती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लैबुराइड, ग्लिम्पिराइड, ग्लिपिजाइड, ये सारी सल्फोनाइल यूरियाज है। पेशेंट को नेगेटिव होना चाहिए सल्फोनाइल यूरिया के ऊपर। इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज हो 10 से ऊपर, सी पेप्टाइड लेवल्स इंक्रीज हो 2.5 से ऊपर, प्रो इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज हो 22 से ऊपर और ग्लूकोज लेवल्स जो है वो 40 से कम हो। इसके अलावा हम सी पेप्टाइड लेवल्स को जो है वो चेक करेंगे। इन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें एंडोजीनस और एक्सोजीनस इंसुलिन से। कोई बंदा अगर इंसुलिन के टीके लगा रहा है, अपने आप को बाहर से इंसुलिन लगा रहा है, तो उसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं होगा। अगर अंदर से ये इंसुलिन बन रही है तो उसके अंदर सी पेप्टाइड जो है इंक्रीज़ हो गए और इंसुलिनोमास के अंदर सी पेप्टाइड जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे जिसकी वजह से हम इस इंसुलिनोमा को लोकलाइज करें। इसके अलावा बाकी टेस्ट में सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं और इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। अब इंसुलिनोमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? वेल, हमने 72 घंटे पेशेंट को पहले भूखा रखना है, फिर उसके ब्लड ग्लूकोज देखना है, 50 से कम होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ है, विपल्स ट्राइएड वाले सिम्टम्स हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, प्लाज्मा ग्लूकोज 50 से कम हो और दोबारा इंसुलिन देने पर उसको रिलीफ हो। इसके अलावा इंसुलिन लेवल्स चेक करेंगे तो 10 से ज़्यादा होंगे, प्रो इंसुलिन लेवल्स चेक करेंगे तो 22 से ज़्यादा होंगे, सी पेप्टाइड को चेक करेंगे तो ये 2.5 से ज़्यादा होंगे। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें इंसुलिनोमा की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल सिर्फ तब करेंगे जब पेशेंट हमारे पास अनफिट होगा या अनविलिंग होगा या इंसुलिनोमा जो है वो अनरिसेक्टेबल है, मेटास्टेसाइज कर रही है, वरना हम सिर्फ सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करा सकते हैं, डायजोक्साइड देंगे। ये क्या है जी, ये सिंपली वेजोडाइलेटर है, पोटाशियम चैनल्स के थ्रू ये एक्ट करता है। जिस तरह मिनॉक्सिडिल होता है इसी तरह ये भी एक वेजोडाइलेटर और पोटाशियम चैनल्स के थ्रू ही एक्ट करता है। अब पोटाशियम चैनल्स क्या करेंगे, जो सारे सेल की मेम्ब्रेन है पैंक्रियाज के अंदर उसको पक्का पक्का डीपोलराइज कर देंगे और इंसुलिन की सेक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इंसुलिनोमा जो है वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। इसके बाद अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंसुलिनोमास जो होते हैं वो हमारे पास बिनाइन और सॉलिटरी होते हैं, सिंगल और बिनाइन होते हैं 90% केसेस में। सो इस केस में हम सिंपल उनकी यूनिक्लिएशन कर देंगे। हाँ, अगर तो इंसुलिनोमा हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट के पास है या लार्ज है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, पैंक्रियाटेक्टमी करेंगे, पैंक्रियाज को निकाल देंगे या साथ पैंक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी करेंगे, पैंक्रियाज को निकालेंगे और साथ डुओडेनम को निकालेंगे। इसके अलावा अगर इंसुलिनोमा हमारे पास मैलिग्नेंट है, मेटास्टेसाइज कर गया है, तो इस केस में जिस तरह हमने बताया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम सिंपली डायजोक्साइड देंगे या स्ट्रेप्टोजोटोसिन देंगे। इसके बाद अगर बात करें गैस्ट्रिनोमा की, तो गैस्ट्रिनोमा क्या है, ओमा मीन्स मैस, गैस्ट्रिन मीन्स गैस्ट्रिन। सो ऐसा मैस, ऐसा ट्यूमर जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीट किए जा रहा है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, CES। जब भी गैस्ट्रिनोमा का पेशेंट जो होगा वो ZES सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेगा। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड अल्सर्स होंगे, हाइपर सक्रीशन होगी। अब होगा क्या कि गैस्ट्रिन के लेवल्स इतने ज़्यादा होंगे कि वो पेट के अंदर से HCl जो है वो निकालेंगे। सो गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर की वजह से गैस्ट्रिन के लेवल्स इंक्रीज कर गए और उसकी वजह से HCl इंक्रीज हो गया। सो देयर इज हाइपर गैस्ट्रिनोमा एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ HCl। अब ये HCl के लेवल्स क्यों इंक्रीज हुए हैं? अगेन दे आर बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ पैंक्रियाज एंड डुओडेनम। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो गैस्ट्रिनोमा है दे आर प्रोड्यूस बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड। एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, अल्सर्स होंगे। उसके अलावा स्टमक और डुओडेनम में एटिपिकल साइड्स के ऊपर अल्सर निकलेंगे, रिकरेंट अल्सर होंगे, थेरेपी दिए जा रहे हैं, PPIs दिए जा रहे हैं, पेशेंट कह रहा है मुझे सुकून नहीं आ रहा। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो
गैस्ट्रिनोमा होता है उसमें अल्सर्स वाले तो सारे सिम्टम्स आते हैं, इसके अलावा डायरिया, डायरिया इज अनदर कॉमन सिम्टम कॉज बाय द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इसके अलावा अगर पैथोलॉजी की बात करें तो जो गैस्ट्रिनोमा है दे आर मलिग्नेंट। जब भी गैस्ट्रिनोमा हो जाए 60 to 80% ये मलिग्नेंट होते हैं। अब जो गैस्ट्रिनोमा का ट्यूमर है, जो गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर है, ये होता कहाँ है? दिस इज लोकेटेड इन गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल ऑफ बेजारोस। अब ये क्या भला है, ये कौन सा ट्रायंगल है? वेल, ट्रायंगल का मतलब है कि इसकी 3 साइड्स हैं। सो इन 3 साइड के बीच के अंदर जो एरिया है, यहाँ कहीं कोई ट्यूमर जो अगर मिल जाए, दिस इज़ गोइंग टू बी मलिग्नेंट गैस्ट्रिनोमा। सो ये ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज क्या है? वेल, एक साइड के ऊपर सिस्टिक डक्ट और सीबीडी, दूसरी साइड के ऊपर सेकंड पार्ट ऑफ डिओर्डिनम एंड थर्ड पार्ट ऑफ डिओर्डिनम, और जो ट्रायंगल का जो तीसरा कोना है वो वहाँ पर फॉल करता है जहाँ पर नेक ऑफ पैंक्रियाज एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियाज हो। सो इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, यहाँ पर अगर गैस्ट्रिनोमा आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द टिपिकल लोकेशन ऑफ फॉर द गैस्ट्रिनोमा एंड दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल ऑफ बेजारोस। सो अगर डायग्नोसिस की बात करें, गैस्ट्रिनोमा का डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? सबसे पहले गैस्ट्रिक पीएच चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, HCl बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो इस केस में पीएच जो है वो 2.5 होगी। गैस्ट्रिन की कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो गैस्ट्रिन की कंसंट्रेशन 1000 से ऊपर होगी, सो इट्स मोर देन 1000 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ये सारी लैब्स कराने से पहले हम 2 हफ्ते पहले पेशेंट की पीपीआईज बंद कर लेंगे ताकि एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिलें। इसके अलावा जब हाई लेवल्स ऑफ गैस्ट्रिन मिलेंगे तो बाकी चीज़ें हम अंडर डिफरेंशियल क्या रखेंगे? वेल, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के अंदर भी गैस्ट्रिन लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। परनीशियस अनीमिया, जब हम GIT काट देते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है वो अनीमिया में हो जाता है, सो इस केस के अंदर भी गैस्ट्रिन लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्लोरहाइड्रिया HCl नहीं बन रहा तो नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सो इस केस में भी गैस्ट्रिन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो जब भी गैस्ट्रिन लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, पहली बात गैस्ट्रिनोमा, दूसरी बात डिफरेंशियल्स के अंदर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, परनीशियस अनीमिया और क्लोरहाइड्रिया रखेंगे। इसके बाद गैस्ट्रिन लेवल तो अब हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, अब ये सारे डिफरेंशियल्स आ गए। अब किस तरह हम गैस्ट्रिनोमा को सेपरेट करें बाकियों के साथ? फॉर एग्जांपल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, परनीशियस अनीमिया या क्लोरहाइड्रिया। गैस्ट्रिनोमा को किस तरह हम डिफरेंशिएट करें? इसको करने के लिए हम सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट यूज़ करेंगे। अब सिक्रीटिन स्टिमुलेशन, जिस तरह नाम बता रहा है कि हम सिक्रीटिन देंगे और ये स्टिमुलेट करेगा हमारे पास गैस्ट्रिन को। सो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? IV पोलस देंगे सिक्रीटिन का 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, और जिसकी वजह से गैस्ट्रिन के लेवल्स ये बोलस देने से पहले चेक करेंगे और फिर ये बोलस देने के बाद गैस्ट्रिन के लेवल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो अगर तो गैस्ट्रिन के लेवल्स इंक्रीज़ होंगे राउंड अबाउट 200 पिकोग्राम पर मिलीलीटर तक या इससे भी ज़्यादा, तो इसका मतलब कि ये गैस्ट्रिनोमा है, क्योंकि जो गैस्ट्रिनोमा होता है वो सिक्रीटिंग को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता है। सिक्रीटिन देने के बाद ये अच्छा खासा स्टिमुलेट होता है। उसके अलावा CT स्कैन कराएंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि हम लोकलाइज करें ट्यूमर को, इसका साइज़ को और इसका एक्सटेंट या इसके जो मेट्स हैं उन्हें देखने के लिए। फिर इसी तरह होल बॉडी ऑक्ट्यूटाइड स्कैन कराएंगे, दिस इज सेंसिटिव अप टू 85% ऑफ टाइम, और ये हमारे पास गैस्ट्रिनोमास को अच्छी तरह पिक कर लेगा। जब भी गैस्ट्रिनोमा मिलेगा, हमने पढ़ा है कि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है MEN1 के साथ, विच इज़ मल्टीपल एंडोन्यूरोक्राइन न्यूरोप्लेजिया। सो हम MEN1 को एक्सक्लूड करेंगे बाय चेकिंग द सीरम कैल्शियम लेवल बिफोर सर्जरी। अब इसमें सीरम कैल्शियम लेवल क्यों चेक किया है? क्योंकि जो MEN1 सिंड्रोम होता है, जिसे हम वर्मर सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर ट्यूमर होता है। उसके अलावा पैराथायराइड हमारे पास हाइपर फंक्शनिंग होता है, जिसे हम हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं, और साथ पैंक्रियाटिकोडुओडेनल ट्यूमर्स होते हैं। क्योंकि पैराथायराइड हाइपर फंक्शनिंग है तो इसकी वजह से हमने सीरम कैल्शियम कराया। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट है जो गैस्ट्रिनोमा का पेशेंट है, साथ उसे MEN1 सिंड्रोम भी है, और हम उसका गैस्ट्रिनोमा रिसेक्ट कर देंगे, तो उसके ऊपर कोई इतना अच्छा सर्वाइवल के ऊपर असर नहीं आएगा और गैस्ट्रिन लेवल्स भी हैं वो उसी तरह नॉर्मलाइज नहीं होंगे। सो MEN1 की फिर अपनी ही हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, पैराथायराइडेक्टमी भी करनी पड़ेगी, ठीक है, इसी तरह पैंक्रियाटिकोडुओडेनेक्टमी भी करनी पड़ेगी, और साथ साथ ब्रोमोक्रिप्टीन भी देनी पड़ेगी, साथ साथ जो होगा वो गैस्ट्रिनोमा को रिसेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर सिंपली बात करें हम गैस्ट्रिनोमा की, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIs, ओमेप्राजोल वगैरह देंगे, ऑक्ट्यूटाइड देंगे ताकि हम एसिड को कंट्रोल करें, हाइपर सिक्रीशन को कंट्रोल करें। उसके अलावा कीमोथेरेपी करवा सकते हैं जिसमें 5-फ्लोरोयूरेसिन, डॉक्सोरूबिसिन, स्ट्रेप्टोजोटोसिन आ सकते हैं फॉर मेट्स। उसके अलावा सर्जरी
सर्जरी इज़ द ओनली क्योर। अब अगर गैस्ट्रिनोमा को क्योर करना है तो उसके लिए सर्जरी करेंगे, और ये सारे पेशेंट्स में कराएंगे जिनके अंदर डिफ्यूज़ मेट्स नहीं है। जिस पेशेंट के अंदर मेट्स आ गए हैं तो फिर उसकी सर्जरी करके हमने करना ही क्या है, फिर उसको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही डाल देंगे। इसके अलावा अगर हम पेट्स की बात करें विच आर पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स, तो हम पेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं फंक्शनल में और नॉन फंक्शनल में। नॉन फंक्शनल को हम कहते हैं NFPETS। दे डू नॉट कॉज क्लिनिकल सिंड्रोम्स। नॉन फंक्शनल है, बस चुप करके बैठे रहेंगे, ना इंसुलिनोमा कराएंगे ना गैस्ट्रिनोमा कराएंगे। अब होता क्या है कि जितने भी पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो नॉन फंक्शनल हो, दे आर पॉजिटिव फॉर क्रोमोग्रेनिन ए एंड साइनेप्टोफाइसिन। सो हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग कराकर, इम्यूनो हिस्टो स्टेनिंग कराकर नॉन फंक्शनल और फंक्शनल वालों को सेपरेट कर देंगे। नहीं, दोनों ही पिक करेंगे, दोनों ही क्रोमोग्रेनिन ए के लिए पॉजिटिव है, दोनों ही साइनेप्टोफाइसिन के लिए पॉजिटिव है। दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। 70% ऑफ टाइम जितने भी नॉन फंक्शनल पैंक्रियाटिक और एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं ये हमारे पास मलिग्नेंट होते हैं, और एग्रेसिव इनकी सर्जिकल रिसेक्शन ही करनी चाहिए, यही इनकी ट्रीटमेंट है। इवन कि अगर ये मेटास्टेसिस की फॉर्म में हो फिर भी इनकी एग्रेसिव सर्जिकल रिसेक्शन करनी चाहिए। और अगर हम बात करें एग्रेसिव सर्जिकल रिसेक्शन की, तो इसमें क्या होगा, पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी करेंगे और इसके अलावा लिवर की रिसेक्शन करेंगे। सो अगर सिंपली हम बात करें नॉन फंक्शनल पेट्स की ट्रीटमेंट की, तो इसमें पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी विद लिवर रिसेक्शन फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। इसके अलावा अगर बात करें मिसलेनियस पेट्स की, तो इसमें वीआईपीओमाज आ सकते हैं, ग्लूकागोनोमाज आ सकते हैं और सोमेटोस्टेटिनोमाज आ सकते हैं। और इनके बायोकेमिकल मार्कर्स फिर हमारे पास क्या होंगे, वीआईपीओमाज के लिए वीआईपी, वो वीआईपी सिक्रीट करेंगे विच इज़ वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ग्लूकागोनोमा जो होंगे वो सिक्रीट करेंगे ग्लूकागोन, और सोमेटोस्टेटिनोमाज जो होंगे वो सिक्रीट करेंगे सोमेटोस्टेटिस। ये ट्यूमर्स जितने ये मलिग्नेंट हैं और मेटास्टेसाइज भी करते हैं, और इनकी भी हमें एग्रेसिव सर्जिकल रिसेक्शन परफॉर्म करनी चाहिए। उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम की, जिसे हम कहते हैं मैन सिंड्रोम। सो मैन आर इनहेरिटेड सिंड्रोम्स, और इसमें डिफरेंट जो है वो पैटर्न हो सकता है, बिनाइन भी हो सकते हैं, मलिग्नेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, मैन 1 भी होते हैं, मैन 2 भी होते हैं। मैन 2 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मैन 2A और मैन 2B। मैन 1 को हम कहते हैं दिस इज़ वर्मर सिंड्रोम, मैन 2 को कहते हैं दिस इज़ सिपल सिंड्रोम। सो अगर मैन 1 की बात करें तो इसका एक निमोनिक है पीटर पार्कर्स पैनकेक। पीटर का मतलब पिट्यूटरी, पार्कर का मतलब पैराथायराइड, पैनकेक का मतलब पैंक्रियाटिक और डुओडेनल ट्यूमर्स। सो मैन 1 सिंड्रोम जिसे हम वर्मर सिंड्रोम कहेंगे, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्यूमर्स आ सकते हैं, पैराथायराइड के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म आ सकते हैं, और पैंक्रियाटिक और डुओडेनल ट्यूमर्स आ सकते हैं। दे आर बिकॉज ऑफ द जर्म लाइन म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम 11। ट्रीटमेंट इनकी क्या है, वेल ये डिपेंड करता है कहाँ पर है। इसके अलावा पैराथायराइड में है तो टोटल पैराथायराइडेक्टमी करेंगे, हाइपर पैराथायराइडिज्म में, उसके अलावा पैंक्रियाज में है तो पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी करेंगे, और इसके अलावा अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं तो हम ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे या फिर ट्रांसफिनॉइडल पिट्यूटरी एक्सीजन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मैन 2 की, जिसे हम सिपल सिंड्रोम कहते हैं, तो इसमें मैन 2A भी आता है, मैन 2B भी आता है। सबसे पहले अगर मैन 2A की बात करें तो इसका निमोनिक है फिल मेंड्स हर्पर्स। ठीक है, फिल जो है वो उसके पर्स की मुरम्मत करता है, फिल मेंड्स हर्पर्स। तो फिल स्टैंड्स फॉर फियोक्रोमेटोसाइटोमा, मेंड्स स्टैंड्स फॉर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, हर्पर्स स्टैंड्स फॉर हाइपर पैराथायराइडिज्म। और अगर मैन 2 की बात करें तो इसमें है फिल मेंड्स माई न्यू मार्बल हाउस। फिल जो है वो मेरे नए मार्बल घर की मुरम्मत करता है, फिल मेंड्स माई न्यू मार्बल हाउस। फिल स्टैंड्स फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, मेंड्स मीन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, माई न्यू मीन्स म्यूकोजल न्यूरोमास, एंड मार्बल हाउस मीन्स मार्फिनाइड हैबिटस। पेशेंट जो होगा ना वो मार्फिन सिंड्रोम की तरह इस तरह लंबू सा होगा। सो जो मैन 2 है दिस इज कॉज बाय द जर्म लाइन म्यूटेशन इन क्रोमोसोम 10।